मैं आज सबको बताना चाहती हूँ, मैं इस शादी के लिए राजी नहीं थी। है? जी, रहमत अली राजी मेरे चचा ससुर से, उनकी डेथ जब हुई है उस रोज मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि उनकी फर्स्ट वाइफ वहाँ पे मौजूद थी। आंटी ने मेरा बाजू पकड़ा, मुझे गेट से बाहर किया। आंटी कहती हैं चली जा हुन। इनके जुल्म और सितम से तंग आकर, ठीक है, प्रेगनेंसी में मैंने खुदकुशी की कोशिश की, मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। इमरान साहब को राब्ता किया गया, उनको बताया गया तो उन्होंने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता, खुदकुशी कर रही है तो करे। फिरोज खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी मैं पता नहीं पानी नहीं आ रहा था या क्या था, हुआ क्या? उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे थी कि जैसे हम लोग शायद उनके मुलाजिम हैं। आप सुपरस्टार होने का दावा भी करते हैं या आप सुपरस्टार हैं भी, तो क्या आपको जहाँ पर आपने स्टे लिया होगा वो कोई झोंपड़ी होगी जहाँ पर गर्म पानी नहीं था? हमारे स्टार हैं फिल्म स्टार मोहम्मद राना साहब, जी जी, वो गालिबन अपनी नई मूवी के लिए उधर आ रहे थे, प्रीमियर था हाँ जी। और वो लड़खड़ा रहे हैं। जरूरी नहीं होता कि कोई हैपनिंग होगी किसी जगह पर तो आपके प्रोजेक्ट को जो है वो बहुत ज्यादा बूम मिलेगा। आप लोगों ने सिर्फ अपना YouTube चलाने के लिए उनकी वीडियोस को वायरल किया और बाद में फिर जाहिर है वो अभी तक मीडिया पे आए नहीं है दोबारा। जो धर्मेंद्र साहब हैं हाँ। वो कहते हैं आपको अपनी बेटी बनाया हुआ है, ये क्या मामला है? किस तरह से जनाब? चैंपियन अरशद नदी, उनको आपका शोहर बना दिया गया, आपको उनकी बीवी बना दिया गया, ये सब हुआ क्या था? इतना बड़ा वो स्कैंडल बन गया कि जी पहले बुर्का लेती थी अब नंगी होके बैठ गई। फिर ये हुआ कि मैं FIA गई। तो वो क्यों कर रहा था ये सब कुछ? वो कहता है कि जी अपना सोशल मीडिया चलाने के लिए मैंने ऐसा किया। आज भी चैलेंज करती हूँ उन सब को जिन्होंने मुझ पे इल्जामात लगाए। ISI मुझे लॉन्च करती है या फैज हमीद के साथ मेरा कोई राब्ता था, कोई कर्नल शफीक, आई डोंट नो हु इज ही, तो मैं चैलेंज करती हूँ कि साबित किया जाए कि मैं अस्करी विंग का हिस्सा थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्क बड़ा शो में खुशामदीद। आज हमारे स्टूडियो में, हमारे शो में बल्कि शोबिज़ की एक बड़ी ही ज़बरदस्त जर्नलिस्ट और ख़ुद मैं इनके काम से बड़ा मुतासिर हूँ। पाकिस्तान के बड़े बड़े जो जितने भी स्टार्स हैं, यानी आप नाम लें फ़ुआद खान, माहिरा, जितने भी, हुमायूं सईद, इनको भी इंटरव्यूज़ किए इन्होंने। 21 साल इनको सहाफ़त में हो गए। और ख़ास तौर पे दूसरी तरफ, यानी मैं तो कई मरतबा धर्मेंद्र साहब के मैसेजेस देखता रहता हूँ, वीडियो मैसेजेस इनके बारे में, वो इनको अपनी बेटी कहते हैं। लता साहिबा का इन्होंने इंटरव्यू किया, शबाना, ये जितने, जावेद अख्तर साहब, जितने लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए उनके भी इंटरव्यूज़ किए, जो वहाँ पे उनके भी इंटरव्यूज़ किए। तो शोबिज़ में अभी हालिया एक कंट्रोवर्सी आई थी, फिरोज़ खान साहब जो हैं, जो मारूफ एक्टर हैं, उन्होंने बड़ी तल्खी से बात की और बड़ा अजीब रवैया था उनका। तो आज हमारी जो मेहमान हैं वो हैं अमरीन फ़ातिमा। तो शोबिज़ में काम करते हुए 21 साल हो गए शोबिज़ सहाफ़त की, और नवाए वक्त में इन्होंने बड़ा नाम कमाया, पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए काम कर रही हैं। तो कैसी इनकी जर्नी रही, आज इन्हीं से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने वक्त दिया। तो ये आप वैसे आई किस तरह थी जर्नलिज्म में? मुझे शौक़ था लिखने लिखाने का। जब मैंने ग्रेजुएशन की तो उसके बाद वो जो 3 मंथ्स होते हैं रिज़ल्ट का, हम वेट कर रहे होते हैं, उस दौरान मैंने ना छोटी छोटी चीज़ें लिखकर ख़बरें में भेजना शुरू कर दी, जंग में भेजना शुरू कर दी। वो जब छप के आती थी संडे मैगज़ीन में तो मैं बड़ा अच्छा फ़ील करती थी। उसके बाद जब मेरा BA का रिज़ल्ट आया और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का टाइम आया तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जर्नलिज़म में ही मास्टर्स करूं, लेकिन कुछ नंबरों का हेर फेर ऐसा रहा कि नहीं हो सका। ठीक है। इसी दौरान मेरे वालिद साहब ने लॉ कॉलेज में भी मेरे पेपर्स सबमिट कराए हुए थे, मेरा वहाँ पर एडमिशन हो गया। फिर मैंने सोचा कि घर बैठने से बेहतर है कि कुछ कर लिया जाए। LLB मैंने कर लिया। उसके बाद फिर साथ ही मैं मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में मैंने किया और मैंने हाई कोर्ट का लाइसेंस भी लिया, लेकिन मेरा ध्यान उधर ही था, लिखने लिखाने की तरफ ही था। समहाउ मेरी एक फ्रेंड थी तो उससे कोई बातचीत हो रही थी तो उसने कहा कि ठीक है ये तो कोई मसला ही नहीं है। डेली दिन में उसने मेरी सिफारिश की और वो बस मेरी एक सिफारिश थी कि मुझे वहाँ पर न्यूज़ रूम में मुझे काम का मौका मिला। 2005 की बात है ये, और 2005 के शुरू की ही बात है। तो बस वो दिन और आज का दिन, डेली दिन में काम किया एज सब एडिटर। उसके बाद अलीम खान साहब का अखबार था डेली वक्त, वहाँ पर रिपोर्टिंग की। मशहूर अखबार हुआ था अपने दौर का बड़ा मशहूर अखबार था वो। तो उसमें मैंने रिपोर्टिंग की, लेडी रिपोर्टर थी वहाँ पर। फिर नवाई वक्त में आई। ये और किया लॉ आपने, पोल साइंस, और फिर ये आप शोबिज़ की तरफ। बस वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि बड़ा नहीं, अपना इंटरेस्ट भी था शोबिज़ की तरफ। अच्छा नहीं, वैसे ना
एक ये बात है कि मेरा शायद ये एस्पेक्ट नज़र आता है मेरी जर्नलिज्म का कि शोबिज़ हावी नज़र आती है उस हावी पे। नजर आती शायद लेकिन कदावर शख्सियात है जिनके आपने इंटरव्यूज किए हैं, शायद इसलिए ज्यादा मे वो। बी तो ये है कि मैं 2008 में जब आई थी वहाँ पर मुझे ख़वातीन पेज का इंचार्ज बनाया गया था, एजुकेशन पेज का इंचार्ज बनाया गया था। तो मैं कोई समझ लें कि आप 16-17 साल मैंने ख़वातीन के इश्यूज़ पर जमकर लिखा है जी और बिल्कुल। बहुत ज़्यादा लिखा है। और इसी दौरान जो है वो मुझे नवाई वक्त में काम करने के दौरान ही बहुत सारे काम करने के मौके दिए गए, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, चाहे वो पॉलिटिकल है, स्पोर्ट्स यानी है, हर तरह का काम हर तरह कर का लिया। काम उन्होंने मुझसे लिया। हम्म, मैडम रमीज़ा जो हैं वो 2009 में शायद वो पहली बार कहीं मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे चैनल के लिए न्यूज़ कास्टिंग करें। तो मैंने कहा कि अच्छा मैडम 2009 में भी वो आके उन्होंने चीजें देखना शुरू कर दी थी। जी, जी, बिल्कुल। वो वहाँ पर बैठती थी आकर ना, तो मुझे कहने लगी कि आप न्यूज़ कास्टिंग क्यों नहीं करती हैं? मैंने कहा मैम मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, आपका इंटरेस्ट किस में है? मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट फील्ड वर्क में है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो फिर जैसे मदर्स डे और ये वो इस तरह के डिफरेंट डेज़ आते थे, वो तो उसमें आपके जो हम है देखते वो थे, हाँ जी, कलर पेज वो आपका हाँ, नहीं उसके लिए टीवी की रिपोर्ट्स मैंने टीवी बनाना के शुरू कर वक्त दी। के लिए। हाँ, वक़्त के लिए। उन्होंने मैं न्यूज़ कास्टिंग का कहा, तो मैंने कहा कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं, मेरा फील्ड वर्क में ही है इंटरेस्ट ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो शाहिद मलिक साहब वहाँ पर होते थे हाँ जी, उन दिनों बीबीसी में। वाले जो जी, बात। ताहिर मलिक साहब भी होते थे। जी तो फिर शाहिद मलिक साहब की समझ लें कि ज़ेरे निगरानी हमाद गज़नवी साहब भी होते थे। तो मैं स्क्रिप्ट लिख कर लेके जाया करती थी, शाहिद मलिक साहब उसको ज़रा नोक पलक उसकी संवार देते थे। फिर मैं फील्ड में निकलती थी, पैकेजेस वगैरह बनाने, रिपोर्ट्स बनानी, कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने वक्त टीवी के लिए भी ठीक है। तो करती यानी रही। आपका तो अब आप वैसे एक बड़ी शानदार है कि मैं आपके इंटरव्यूज वगैरह भी हुँ, यूट्यूब पे मुझे क्लिप्स उसके नजर आते हैं जो आप बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के कर रही होती हैं। हुँ, कितने इन सालों में मेरे ख्याल को बंदा तो कोई नहीं छोड़ा शोबिस का जो आज नाम हो, यानी पुरानी एक्ट्रेस हो चाहे हुँ। ये जो एक था पूरा स्पैम इनका, रीमा वाला, जी, रेशम जी, वाला, बिल्कुल। इन हाँ वाला, जी, ये भी शायद कोई नहीं छोड़ी आपने। सबके वीना ऑलमोस्ट किए। मलिक, हाँ जी। मीरा, जितनी भी बनी हुँ, है। हुँ। और फिर आज मेरे ख्याल में जितनी भी सामने हैं जी। बड़े बड़े नाम, फवाद खान, माहिरा, ये वो, इन सब के भी इंटरव्यूज किए। जी, बिल्कुल मैंने किए। अच्छा पहले हम कंट्रोवर्सी की तरफ आते हैं आपकी। अच्छा जी। ये हाँ। उस उन दिनों में मेरा आपसे रब्ता हुआ था, जी, बिल्कुल हुआ था। लेकिन वो हमारा हुँ, इंटरव्यू नहीं हो सका। और फिर मैंने कहा पॉडकास्ट में ये बात पूछ लेंगे, और सही है। आपसे मेरे ख्याल काफ़ी लोग इंटरव्यूज के लिए रब्ता करते रहे, बिल्कुल करते आपने रहे। टाइम नहीं दिया किसी को। हाँ, हुआ बिल्कुल। क्या था, यानी फिरोज खान साहब जो हैं वो कह हाँ, रहे हैं जी मैं पता नहीं पानी नहीं आ रहा था पानी नहीं या आ रहा क्या था। था, हुआ क्या? अच्छा देखिए 20-21 साल के जर्नलिज़्म में आप किसी भी सेलिब्रिटी के साथ ना मेरी कोई बहस होती भी नहीं आपको हाँ मिलेगी। ठीक है। कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये था कि उस रोज़ एक तो इतवार का दिन था, इन लोगों ने हमें बुलवाया। हम्म, यानी देखिए ना इतवार को हर किसी का बड़ा काम मुश्किल है आना। पेंडिंग काम होते पूरे हफ़्ते के आपने करने होते हैं। हमें कहा गया कि भई 3:30 का टाइम है लेकिन आप 3 बजे प्लीज़ पहुँच जाएँ, हर हम्म, हाल में पहुँच जाएँ। हमने कहा अच्छा ठीक है हम पहुँच जाते हैं। तो पहुँच गए 3 बजे, 3:30 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 5:30 हो गए। रहीम परदेसी बेचारा अपनी फैमिली के साथ आके बैठा हुआ है और है फिर क्या था ये इवेंट, क्या था? ये कोई बॉक्सिंग का ठीक इनका है वो ठीक था, है ठीक है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना। तो वो भी बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है और हमें जर्नलिस्टों को पता चल गया था कि रहीम परदेसी आ चुका है, उसकी फैमिली भी आ चुकी है, फिरोज़ खान साहब नहीं अभी तक आए। दो मेन तीन घंटे हो गए हाँ जी, 2.5 घंटे जो गुज़र टाइम गए। दिया हुआ, हाँ ठीक है। जी, अब क्या हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया ने ना अपने यूँ कैमराज़ वग़ैरह जो उतारने शुरू कर दिए और वो सारे निकल गए। मैं भी जा रही थी। तो जिन्होंने हमें बुलवाया हुआ था उन्होंने कहा कि हमारी इज़्ज़त रख लें प्लीज़ आप ना जाएँ। हम 2 अच्छा जर्नलिस्ट थे अशफाक हुसैन साहब और मैं। ठीक है। हम दोनों वहाँ पर बैठ गए। 2.5 घंटे के बाद वो आ रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे थी कि जैसे हम लोग शायद उनके मुलाज़िम हैं और हम उनका वेट करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अच्छा आके बैठ के वो जी थोड़ी-सी देर हो गई मैं ये वो इस तरह माज़रत करता हूँ। मतलब आप की बॉडी लैंग्वेज ये है कि आप सामने बैठे हैं, आप वेट कर रहे हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं क्योंकि मैं तो सुपरस्टार हूँ। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी और उनका बात करने का स्टाइल ऐसा था। तो मैंने फिर उनको कहा कि प्लीज़ मुझे माइक दें। तो मैंने जब उनसे बात करना शुरू की तो जो उनकी साइड के पीछे लोग बैठे हुए थे उन्होंने मुझे बात करने से रोका, हूट करना शुरू कर दिया। लेकिन चूँकि मुझे अपनी बात रखनी थी मैंने अपनी बात पूरी की और उनका आगे से मज़ाक़ा ख़ेज़ जवाब था कि पानी नहीं गर्म पानी नहीं आ रहा था।
बात ये है शहबाज कि आप सुपरस्टार होने का दावा भी करते हैं, ठीक है, या आप सुपरस्टार हैं भी, तो क्या आपको जहाँ पर आपने स्टे लिया होगा वो कोई झोंपड़ी होगी जहाँ पर गर्म पानी नहीं था? और इनका तो पूरा स्टाफ होता है, कोई जी पीए वगैरह होता है, जी कोई चीजें बिल्कुल। होती हैं, फिर इनको अगर मैनेजर्स ऐसा होते कोई हैं। छोटा मोटा इशू होगा वो मिनटों में रिजॉल्व भी हो खत्म। जाएगा ना, हाँ क्योंकि आपको किसी सड़क पे उन्होंने टेंट लगा के तो नहीं वो दिया हुआ था स्टे। ठीक तो ये बड़ी मज़हक़ बात थी, गर्म पानी नहीं आ रहा अच्छा, था। उनके अंदाज से भी लग रहा था जैसे कि वो जवाब नहीं दे रहे, यानी जी, वो एंजॉय कर रहे हैं फिर वो सिचुएशन कह रहे को। हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे मैनेजर पूछ लें। सैयद है, इनसे पूछ लें। भई आप इस्लामी टच भी दे रहे हैं साथ में, क्यों दे रहे हैं इस्लामी टच? उसके बाद मैंने बात पूरी की और मैं उठकर वहाँ से आ गई। वो फिर पूरे सोशल मीडिया पे वायरल जी, थी वो बिल्कुल। चीज़, वो पूरा। और मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि मैं उनको डिग्रेड करूँ या इस तरह से, लेकिन बात ये है अच्छा, कि लेकिन हम आपने लोग कहा कि आप लोगों को हम मीडिया हाँ, वाले प्रमोट करते हैं या बनाते हैं, इस तरह से कुछ कहा। बिल्कुल। तो इस पे उसके एतराज़ ऊपर आया, इस पे उन्होंने शायद एतराज़ हँस के कहा कि जी, भई आप लोग बनाते हैं हमें। जी, बिल्कुल। तो ये क्या है? यानी इस नहीं, फ़िक्रे में क्या है? नहीं देखें आप मीडिया को स्टार से अलग तो कर ही नहीं सकते हैं ना, ठीक है? अभी पिछले दिनों मैं किसी एक्टर का नाम नहीं लूँगी, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार देखो अब मैं ड्रामा बना रहा हूँ, मुझे इसकी प्रमोशन के लिए मीडिया के लोग चाहिए, हुँ, जो जेन्युइन सहाफ़ी भी हैं, काम भी करते हैं, मुझे मीडिया के लोग चाहिए। ठीक है। तो मैं कैसे मीडिया को अलग कर सकता हूँ? आप अगर ये कहें कि सिर्फ़ फैन्स ही मुझे बनाते हैं, ठीक है, तो फिर आप ये सारा मीडिया क्यों इकट्ठा किया हुआ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने? अच्छा, वैसे मुझे इससे एक बात याद आ गई। हमारे पास हुँ, जो न्यू पॉलिटिशियंस आते थे ना, हुँ, चैनल में, अखबार में या कहीं पे हुँ, भी, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा अब इस टाइम नेशनल टीवीज़ पे हुँ, बैठे हैं, नंबर 1, 2, 3 के टीवी पे बैठे होते हैं हुँ, रात को 8-10 बजे। उनमें से कई ऐसे हैं हुँ, जिनको मैंने बहुत ही यहाँ पे, हुँ, यानी नीचे सी या डी ग्रेड के जो चैनल्स हैं, हुँ, उनमें लोगों की मिन्नत समाजत करते हुए हमें मौका दे दें, मौका करते दे देखा दें। है। जी, और बिल्कुल। ऐसा ही आपकी हुँ, फील्ड में भी, शोबिज़ में भी होता हुँ, है। जब न्यू आती हैं लड़कियाँ या लड़के, वो कहते हैं एक मर्तबा हमारा खबर छाप दें, हमारा और इंटरव्यू। ऐसा हाँ जी, आजकल बिल्कुल, आजकल पॉडकास्ट है बिल्कुल, या हाँ टीवी जी, है, उसमें कहते हैं हमें मौका दें। मौका तो दें। फिर मैंने देखा ये बहुत बड़े-बड़े स्टार्स बन जाते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि मीडिया क्या चीज़ है हमारे सामने। भई फिर आप आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, अपनी को बात करनी होती है, तो मीडिया फिर आप को मीडिया को इकट्ठा ना क्यों बुलाएँ। कर रहे हैं? आप ट्वीट कर दिया करें, बात खत्म कर दें। बात खत्म कर ठीक दें। है। तो आपको ये उसके बाद फिर किसी ने माज़रत की कि यार आपको ये बुरा लगा, या उनकी तरफ से किसी ने किया इस तरह? नहीं, उनकी बहन से मेरी बात हुई थी, उनकी हुँ। बहन की मुझे कॉल आई थी, लेकिन उनकी बहन जो हैं वो उनका बस यही कहना था कि शायद आपने जानबूझ के किया है, तो उमाइमा से मेरी बहुत पुरानी सलाम दुआ है, तो वो तो ज़ाहिर आपको है जानती हैं ज़ाती तौर जी, पे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको शायद ये लग रहा था कि शायद मैंने जानबूझ के किया, तो मैंने कहा नहीं उमाइमा, सवाल करना मेरा हक है, अगर मैं इतना इंतज़ार करूँगी तो मैं सवाल कर करूँगी। सकती हैं, ठीक है। हाँ जी। आपकी हाँ। ज़िंदगी में हुँ। मुश्किल तरीन वक़्त कौन-सा आया? अच्छा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सहाफ़त तो मेरा शौक था, है और रहेगा। वो अलग बात है कि शादी के बाद मेरी ज़रूरत भी बन गई, ठीक है ना? तो मुश्किल वक़्त मेरी शादी के बाद। जब मेरी ज़ाती ज़िंदगी पब्लिक हुई, पब्लिक कर दी गई, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था वक़्त, और मेरा ख़्याल है कि मैं ये चीज़ें बताऊँगी तो वो शायद आप चला भी ना सकें। नहीं, नहीं, आपको हम एडिट करना पड़े, नहीं, नहीं, निकालना पड़े। नहीं, नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से पॉडकास्ट कर रही हैं ना, तो हुँ, आप ज़रूर बताएँ। हम कोई नहीं, हमें किसी का कोई वो नहीं है, डर खतरा। हुँ। जो हकीकत है आप ज़रूर बयान करें। वो क्या, किस तरह से आप इसे कह रही हैं? देखिए कि ज़ाहिर है कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी जिस तरह से पब्लिक की गई और जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, उन्हीं की तरफ से ये सब कुछ हुआ था। मैं तो अच्छा, ये शादी वैसे हुई किस तरह थी? और अब लोगों का शादी आपने चूँकि ज़िक्र छेड़ा है, तो हुँ, मैं अब हुँ, नाम भी लेना पड़ेगा, अहमद नूरानी साहब हैं। हाँ जी। काफ़ी सारे मेरे ख़्याल पाकिस्तान में लोग जानते हैं उन्हें। हुई हुँ। किस तरह थी? ये मोहब्बत की शादी थी, क्या था? देखिए कि पहली बात तो ये भी मैं आपको बताती हूँ, पहली बात मैं ये भी करना चाहूँगी एक, कि इस सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब एक लड़की किसी की दूसरी बीवी बनती है ना, यानी हुँ, मर्द दूसरी शादी करता है, हुँ, चाहे उस लड़की की पहली शादी है, वो लड़की कसूरवार है, वो मर्द नहीं है। उस ठीक। लड़की के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि उसने किसी का घर तोड़ा है। उस मर्द को नहीं कहा जाता जो शादी कर रहा है। जो शादी कर रहा है। आपकी ये पहली थी, उनकी दूसरी थी। मेरी पहली शादी थी, ठीक है। बिल्कुल। और ये मेरी तरफ से बिल्कुल ये कोई मोहब्बत या इस तरह के कोई मामलात नहीं थे, और ये प्रपोज़ल उन्हीं की तरफ से आया था, और बहुत सारी बातें फैलाई गईं, मैंने घर ख़राब कर दिया किसी औरत का, ये हो गया, वो हो गया। पहली बात तो ये है कि मैं आज सबको बताना चाहती हूँ कि मैं इस शादी के लिए राज़ी नहीं थी। हैं?
जी, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। उसकी वजह ये थी कि अहमद नूरानी साहब पहले से शादीशुदा थे और मैं किसी औरत का घर कैसे ख़राब कर सकती हूँ। तो यानी आपने ये मैंने प्रपोज़ल ये आया आपके पास मेरे पास और आपने आया, इनकार कर मैंने दिया? इनकार कर दिया। अहमद नूरानी साहब भी ज़िंदा हयात हैं और मेरे बच्चों के ददियाल वाले भी ज़िंदा हयात हैं। वो अगर तरदीद करें तो वो एक अलग बात है। मैं ये शादी नहीं कर उन्होंने मुझे कहा मैं शादी करना चाहता हूँ, मैंने इनकार कर दिया। मैंने उनसे मेरा ख़्याल है कि 2-3 हफ़्ते बात नहीं की। मैंने उनका फ़ोन ही नहीं उठाया। तो ये था कि वो अपनी ज़ाहिर है अपनी वालदा को वालदा भी उनकी आईं, तो हमारे घर आईं और उन्होंने रिश्ता माँगा। मेरे घर वाले मुझसे भी 2 हाथ आगे थे, वो कह रहे थे हम ये शादी नहीं करेंगे। इसी वजह से जो आपके ज़हन में बात थी? जी बिल्कुल। ठीक है। और देखें जैसे अब उन पे भी एक मुश्किल वक़्त है, उनकी वालदा पे भी, उनके उनकी भाइयों को फ़ैमिली हाँ जी, उनकी बड़ा किया फ़ैमिली गया पे है। जी, मुश्किल वक़्त है। हाँ, तो अल्लाह ताला उनकी मुश्किल को आसान आसान करे। करें, आमीन। मेरी बहुत सारी दुआएँ हैं उनके लिए। मैं कहती किसी भी माँ को कोई तकलीफ़ नहीं नहीं होनी होनी चाहिए। चाहिए, ठीक है, ठीक है ना? बिल्कुल। ये जैसे कमरा अदालत से रोती हुई निकली थी आंटी, ज़ाहिर है बड़ा तकलीफ़ देह था। ये इसी तरह से जब मेरे घर रिश्ता लेकर आई थी, ये इसी तरह से रोई थी। रिश्ता लेने के लिए? हाँ जी, और इन्होंने जो है मैं भी बहुत सारे लोग अब मुझे कहें कि जी ये पॉडकास्ट जो है ये करवाया गया है, आईएसआई ने लॉन्च कर दिया। जैसे मेरे पे इल्ज़ामात लगे, नून लीग ने इसको लॉन्च कर दिया, आईएसआई ने लॉन्च कर दिया, जैसा कि मेरा जब फैज़ आपने हमीद के ये साथ सारा हाँ। इश्यू उठाया था, हाँ पहले जी, भी? मेरे पे इल्ज़ामात लगे थे, ठीक है। ठीक है ना? वो अब मुझे भी याद है शायद ट्वीट्स वगैरह ये वो। जी, अब भी लगेंगे बट आई डैम केयर। अच्छा, तो ये आंटी इसी तरह से रोई थीं और अपनी जो पहली बहू थी उनसे तंगी का इज़हार किया था। तो तब मेरा एक सवाल था कि तलाक क्यों नहीं दिया आपने? इन्होंने कहा था हमारी फ़ैमिली में तलाक़ें नहीं दी जाती हैं, मजबूरी है वो अब हमारी, लेकिन हमारा ताल्लुक़ वास्ता राब्ता नहीं है। बहरहाल वो आप कन्विंस हो गईं? नूरानी साहब जो थे वो ज़ाहिर है ये बहुत पर्सनल बातें हैं, लेकिन ज़ाहिर है मेरी कोई बात ज़ाती रह ही नहीं गई है, तो मैं क्या अब पब्लिक वैसे किसने की थी? आपने खुद की थी? मैंने नहीं, मैंने कभी नहीं की, तो दूसरी उनकी तरफ तरफ से हुई से थी? तो नूरानी साहब ने समहाउ कन्विंस किया, बस मैं हो भी गई कन्विंस। ठीक है। तो और इसमें उनके घर वालों की सबकी मर्ज़ी शामिल थी? बिल्कुल शामिल, मैं आपको बताया मेरी जो सास हैं सास, जो ठीक है। साबका सास हैं, वो रिश्ता लेने के लिए आई थी। तो मेरे भाइयों ने कभी भी अहमद नूरानी के नाम का भार नहीं लिया था। मतलब एक होता है ना कि जी बड़ा नाम है और ये वो। जर्नलिस्ट ने, ठीक है। जी, जैसा कि शायद इनकी फैमिली के ज़हन में भी है कि अहमद नूरानी बहुत बड़ा नाम है, तो अमरीन शायद फैमिली नहीं सॉरी इनके फ्रेंड्स कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बड़े नामवर हैं, ठीक है ना? तो वो फैलाते फिरते थे बातें जी उसके नाम के पीछे आई। अच्छा चलें, ये तो शादी हो गई, सब शादी कुछ ठीक था, नहीं, तो खराब देखिए क्या ना, हुआ? शादी हो गई। हुँ, मैं ये रिश्ता लेने के लिए आए, पहले मान नहीं रहे थे, फिर मैंने भी थोड़ा स्टैंड लिया, मैंने कहा नहीं वो जिस तरह रोते हैं मे बी वो सच बोल रहे हैं। तो जब ऐन निकाह का दिन था ना, अपना निकाह भी ले आई ये। मेरे घर वालों ने दूसरे कमरे में ले जाकर मेरी बहुत बेइज्जती की कि इनका निकाह क्यों आया। मैंने कहा मुझसे कुरान उठवा लें, मुझे नहीं बताया गया कि ये निकाह अपना लेकर आ रहे हैं। अच्छा जी, चलें वो भी हो गया। मेरे दोनों भाई मगरिब के वक़्त मेरा निकाह हुआ था। मेरे दोनों भाई उस निकाह से उठ के घर से निकल के चले गए। इसी वजह से निकाह ख़वान वाली बात पे? नहीं, हाँ, उनका ये कहना था रुखसती के दिन भी एक मर्द एक औरत को घर में रख के, ज़िंदगी में रख कर ये कहता मेरा उससे ताल्लुक़ वास्ता राब्ता नहीं है, वो झूठ बोलता है। ठीक है। ठीक है? उन्होंने अपनी नाराज़गी का इज़हार कर दिया। इज़हार कर दिया। मेरे वालिद साहब गए, बाहर से उनको बुलाकर लाए, मेरे निकाह में शामिल किया। मेरी बेटी पैदा होने पर मेरे से जो छोटा भाई है, दुबई में होता है, मेरी बेटी पैदा होने पर उसने मुझसे बात की थी। उससे पहले उसने मुझसे बात नहीं की थी। भाई ने? जी। ठीक है। शादी हो गई। 10 दिन के बाद यूएस कॉन्सुलेट जो लाहौर ऑफ़िस है, उनकी तरफ से नॉमिनेशन थी आईवीएलपी प्रोग्राम पे मैंने जाना था। ठीक है? शादी के 10 दिन के बाद मैं वहाँ चली गई और ज़ाहिर है मुझे तो यही बताया हुआ था पहली बीवी के साथ मामला ठीक नहीं है, ये और वो इस तरह करके। तो वलीमे वाले दिन मेरे हस्बैंड जो थे वो इस्लामाबाद चले गए थे। वलीमा किया, होटल से निकले, इस्लामाबाद चले गए। ठीक है? जबकि कुछ दिनों के बाद मैं
अमेरिका जा रही थी 1 माह के लिए। उसके बाद ये था कि मेरी सास, मेरी नंद, इनका रवैया बड़ा चेंज था मेरे साथ। शादी शादी के बाद? होने के बाद ठीक। निकाह में भी ये सारे शामिल थे, इनकी बहन, भाई, अम्मी सब शामिल थे। शादी में इनके चचा रहमत अली राजी साहब, उनकी फैमिली, ये वो, इनके कुछ सहाफ़ी दोस्त भी शामिल थे। शादी तो वो हो गई, अमेरिका भी चली गई मैं, अमेरिका से वापस आई। मैं देख रही हूँ इमरान साहब की बॉडी लैंग्वेज भी चेंज है, सबके रवैये चेंज हैं। और जो कुछ मुझे बताया गया था मुझे वैसा फ़ील ही नहीं हो रहा था। उनके घर में हाँ जी, कि उधर मामलात ख़राब हैं, ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। फिर ये था कि इनकी एक बहन की शादी हुई, मुझे नहीं बुलाया गया। ठीक है, मैं दूसरी बीवी हूँ। इनके भाई की शादी हुई सैफ हैदर की, मुझे नहीं बुलाया गया, मैं दूसरी बीवी हूँ। अच्छा, ईद आई है, ईद का पहला दिन मेरे साथ नहीं गुजारा जा सकता, मुझसे मिला नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो दूसरी बीवी हूँ। ठीक हो गया। तो इनके घर में खुशी या गम किसी जगह मुझे खड़ा नहीं किया जाता था। रहमत अली राज़ी जो कि नवाए वक्त में काम करके जा चुके हैं मेरे चचा ससुर से, तो उनकी डेथ जब हुई है तो नवाए वक्त से बहुत सारी कॉल्स आई कि आप वहाँ पर मौजूद होंगी। मैंने कहा जी मैं होंगी। मेरी बेटी ने 15 दिन के बाद होना था और मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मतलब मैं दीवारें पकड़ पकड़ के चलती थी, मतलब मुझसे चला नहीं जाता था, मेरे पाँव में स्वेलिंग थी बहुत ज़्यादा, तबीयत बहुत ख़राब थी। तो राजी साहब का घर इस तरह है कि नीचे से ऊपर तक स्टेयर्स हैं। ठीक है। अब ये था कि उस दिन उस रोज़ मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि उनकी फ़र्स्ट वाइफ वहाँ पे मौजूद थी। मेरे देवरों ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया क्योंकि भाभी मौजूद थी उनकी पहली। ठीक है। मेरी सास ने क्या किया कि मैं आई जब वहाँ पर, बाजू पकड़ के मुझे ऊपर ले गई, कहीं वो नीचे थी। जैसे वो ऊपर गई हैं बाजू पकड़ के नीचे और मैं रोना शुरू हो गई। मैंने कहा आंटी नहीं चला जा रहा मुझसे। मैंने कहा ना करें इस तरह आप। मेरी अम्मी भी साथ थी, मेरी बहन भी, अमेरिका वाली बहन भी थी, छोटी बहन भी थी, हम चारों थी। तो एक वक्त आया कि मैंने इनको कहा कि उनका मुंह देख लें और चलते हैं। वहाँ वो मोहतरमा मौजूद थी, इनकी फ़र्स्ट वाइफ। मेरी सास ने कहा तू ओदा मुंह नहीं देख सकती। मैंने कहा आंटी क्या मतलब है, उत्थे वो मौजूद है, तू इत्थों जा। मैंने कहा आंटी ये क्या रवैया है, आपने रिश्ता ऐसे लिया था और क्या आपने ये बताया था आप उससे इतना डरती हैं, और वो पहली बीवी होने की वजह से हर जगह वो मौजूद होगी, मैं नहीं होगी, जबकि आपने तो मामला ही दूसरे बताए थे। आंटी ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे गेट से बाहर किया। आंटी कहती हैं चली जा हुन। ते मैंने अपनी अम्मी को कहा, मैंने कहा चलें चलते हैं। मेरी अम्मी, मेरी बड़ी बहन, मैं, मेरी छोटी बहन, हम वहाँ से रोते हुए निकले थे। और मैंने नूरानी साहब को कुल थे राजी साहब के, ये कुल करके आए थे। मैंने कहा था बेटी 15 दिन के बाद होगी, तलाक दे दें। उसकी वजह ये है कि ना आप मुझे खुशी में शामिल करते, 2 बहन भाइयों की शादी में शामिल नहीं किया। आज ये डेथ हुई है, यहाँ आप लोग मुझे बाजू पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, आप लोग मेरे साथ नहीं चल सकते। तो इमरान साहब ने कहा आप खुला ले लें, क्योंकि मैंने तो अपने दोस्तों से कहा था कि मेरी तो फर्स्ट वाइफ से बनती नहीं है, तो तुम खुला ले लो। मैंने कहा मैं नहीं लूँगी खुला, तो वो कहेंगे कि जी उससे भी नहीं बनती थी, इससे भी नहीं बनती। बेटी हो गई, सारा कुछ हो गया। उसके बाद दूसरे भाई की शादी आ गई। 18 नवंबर को 1 साल हो रहा है पूरे शादी का। 22 नवंबर को भाई की शादी थी, मुझे नहीं बुलाया। मैंने पूछा मुझे क्यों नहीं बुलाया, वो वहाँ पर फर्स्ट वाइफ है ना। मैं सर पीटने वाली हो गई। मैंने कहा कि बेटी भी पैदा हो गई है, अब तो बेटी भी 2-4 महीने की हो गई है, मुझे कब मेरे राइट्स मिलेंगे। नहीं तो इस दौरान आपके पास आते रहते थे, मुलाकात होती थी? बस वो पहले 1 महीने में कोई 2 बार आ गए, उसके बाद 2-2 महीनों में 1 बार आते थे। ठीक है। आपने कहा मेरे राइट्स कब मिलेंगे? हाँ जी, मैंने कहा जी मेरे राइट्स कब मिलेंगे। मैंने कहा मेरे वालिदैन ऐसे मिलते हैं आपके, उनको जैसे चोर हैं, उन्होंने कोई चोरी की हुई है। मैंने कहा ये बंद कमरों में भाभी, बहू, बीवी, मैंने कहा मैं नहीं बन सकती। मैंने कहा जब वो हर जगह आपके साथ मौजूद है, आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, मुझे ये कहा जाता है कि भई खुशी और गम में वो होगी, तो मैंने कहा फिर आपको ये शादी करनी नहीं चाहिए थी। ठीक है ना। अगर देखिए मैं सब मर्दों को ये कहूँगी कि जब आप शादी करते हैं तो आप भार उठाएं उस रिश्ते का।
अगर आपने वाकई दूसरी करनी है तो फिर करनी, बताएं, आप public बाहर करें। उठाए ना। आप बंद कमरों में बीवी बीवी लगाई हुई रट आपने, कहीं सोशल मीडिया पे आप कहीं पिक्चर नहीं डालने देते हैं कि लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो अब मैं, जाहिर है उनकी फैमिली पे मुश्किल वक्त है, मेरी उनके साथ दुआएं हैं। अब मैं उनकी बहन जो सायरा हैं उनके ट्वीट्स, जाहिर है मैं भी ट्विटर पे हूँ, घूम फिर के किसी ना किसी ने रीट्वीट किया होता है, नज़र पड़ जाती है। वो जो हर ट्वीट में लिख रही हैं कि आज इतनवां दिन है और मेरे भाई जो हैं वो लापता हुए इतने दिन हो गए हैं, अल्लाह देख रहा है। इंग्लिश में लिखती हैं, उर्दू में भी लिखती हैं जी। अल्लाह देख रहा है। तो सायरा, अल्लाह उस दिन भी देख रहा था जिस रोज़ मैंने अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड की थी। मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी और वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं था डॉक्टर। उनका ये कहना था कि ये पुलिस केस है। ठीक है, खुदकुशी की कोशिश की? जी बिल्कुल। मैं इस उस सारी वक्त प्रेग्नेंट थी, इनके जुल्मों सितम से तंग आकर। ठीक है, प्रेगनेंसी में मैंने खुदकुशी की कोशिश की। मैं हॉस्पिटल पहुंच गई, नूरानी साहब को रब्ता किया गया, उनको बताया गया, तो उन्होंने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता, खुदकुशी कर रही है तो करे। तो सायरा, उस रात भी अल्लाह देख रहा था जब मेरी माँ को कोई कोना नहीं मिलता था जहां छुप के वो रो लें। आप लोगों ने हमारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए थे। उस वक्त आपने भाइयों से, बहनों से, किसी से रब्ता किया कि ये सारा काम? जी मेरे घर वाले कर रहे थे इनसे रब्ता। इन लोगों ने नंबर्स ब्लॉक कर दिए थे हमारे, क्योंकि उधर से ऑर्डर चला गया था। तो कोई आपके पास नहीं आया फिर उस वक्त? नहीं, कोई भी नहीं आया। मेरे मियाँ ने भी नहीं पूछा था कि खुदकुशी अगर उसने करने की कोशिश की है, बच गई है कि नहीं बच गई, प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं सेफ है। ठीक है ना। तो सायरा से ये मैं कहना चाहूँगी, अल्लाह उस रात भी देख रहा था। मेरी बहन, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह उस रात भी देख रहा था। आप लिखती हैं आपकी मामा 5 साल से रो रही, सॉरी आपकी अम्मी इतने दिन से रो रही हैं, मेरी अम्मी 5 साल से रो रही हैं। उनकी यादाश्त पे असर पड़ा है बहुत बुरा। वालदा इस सारे इस मामले की वजह से? बिल्कुल ठीक है। उनको मेरे बच्चे नजर आते हैं, जाहिर है। आपके 2 बच्चे हैं? जी मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है ना। तो उस सारे में आपने जो उनके कोई कॉमन दोस्त थे या कुछ? अच्छा, मुझे थोड़ी सी याद आ रही बात कि एक बार ट्विटर पे बड़ी चली थी तहरीक और लोगों ने आप पे भी बड़े इल्ज़ाम लगाए थे। मेरे ख्याल उस वक्त मैंने भी ट्वीट किया था कि मैं तो आपको ज़ाती तौर पे जानते हैं, मेरे ख्याल पिछले 15-20 साल से आपको जानते हैं। तो जो दोस्त थे कॉमन या किसी से आपने रब्ता किया हो कि यार आप ये सुलह सफाई या जो भी उनकी तरफ कोई बात है, किसी बात पे हम बैठ जाएं, सोल्यूशन एंड पे, कोशिश की आपने? देखें जी, मैंने जितने भी इनके नामवर दोस्त हैं उन सब से रब्ता किया। नामवर इसलिए कह रही हूँ कि वो लोग उनको जानते हैं। उन सब से रब्ता किया था तो सब ने मुझे हेल्प करने से इनकार कर दिया था। उनको ये लगता था दूसरी शादी अगर इसने की है तो इसके साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, क्योंकि ये दूसरी शादी है। ठीक है। बात यह कि इनकी जो जर्नलिज्म थी उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना रहता था। जब इन्होंने आसिम सलीम बाजवा साहब की स्टोरी देनी थी, उस वक्त भी मैं सेकंड प्रेगनेंसी थी मेरी और 15-20 दिन के बाद बेटे ने पैदा होना था। तो लेकिन नूरानी साहब मुझसे रब्ता ख़त्म कर चुके हुए थे। मेरा फ़ोन, हाँ जी, ब्लॉक कर दिया हुआ था मुझे हर जगह से, लेकिन मुझे ये नहीं बताया था कि मुझे छोड़ रहे हैं, ब्लॉक कर चुके हुए थे। आप एक रिश्ते में है थी, मैं ये आपको पता, क्योंकि कुछ पता नहीं था? जी जी, मुझे कुछ नहीं पता था। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करने जा रहे हैं। शायद वो बेटे की पैदाइश का वेट कर रहे थे। अब बेटे ने पैदा होना था मेरे अक्टूबर में, तो उससे पहले इन्होंने स्टोरी करनी थी आसिम बाजवा की। उस हवाले से ज़ाहिर है मैं जब से इनसे शादी की थी डिफरेंट तरह के प्रेशर्स आते रहे और इनको बड़ी अच्छी तरह पता है, बड़ी अच्छी तरह पता है। उनकी वजह से लोग आप तक आते थे? हाँ, प्रेशर आते थे मुझे। तो ये था कि कोई, मेरा ख्याल है कि 12-13 घंटे मैं परेशान रही। यहाँ समझ लें, परेशान किया गया मुझे, शदीद परेशान किया गया। ठीक है। ये स्टोरी छप चुकी है? नहीं छपनी थी, अभी छपनी थी, लेकिन पता चल चुका था कि ये छपने वाली है, स्टोरी छपने वाली है, इसलिए फिर आपको परेशान किया जा रहा था? मुझे बहुत परेशान किया जा रहा था। ठीक है। तो मुझे जिसकी कॉल्स आ रही थी बार बार, वो पाकिस्तान की नामवर शख्सियत है। ठीक है, नामवर शख्सियत है, वो जिंदा हयात है।
तो उसकी तरफ से कॉल्स आती रहीं, और लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं किसी को क्या बताती कि मेरा आगे राब्ता नहीं है। मैं इनको जिसकी वजह ईमेल, से आप मुझे तंग कर रहे हैं, हाँ वो जी, ही मेरे साथ राब्ते में नहीं मैं है ईमेल्स कर रही हूँ इनको और बता रही कि हूँ मेरे साथ ये हो रहा है। ये हो रहा है, फलां कॉल कर रहा है, ये बात कर रहे हैं, तो कोई रिस्पांस नहीं, क्योंकि उनको मेरी केयर ही नहीं थी ना। मतलब वो केयर करना नहीं चाहते थे, उनको मेरा कोई वो उस तरह से था नहीं। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को कहा कि ज़रा इससे पूछो क्या मामला है। वो दोस्त वही था जिसने मेरे खिलाफ सबसे ज़्यादा गंदी कैंपेन चलाई। ठीक है उसी जी, ने फिर राब्ता किया। उसी ने राब्ता किया, तो मैंने उसको बताया, तो जो है वो, लेकिन खैर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, उसी प्रेशर में मैं ज़ाहिर है प्रेग्नेंट भी थी, तबीयत भी ख़राब थी, ज़िवाजी ज़िंदगी के मामलात भी ऐसे चल रहे थे, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन वो सारा प्रेशर मैंने अकेली ने सहा। इस तरह के बहुत सारे तो प्रेशर थे। जब लाहौर में अटैक हुआ तो कहा गया कि अच्छा, आप पे आपकी गाड़ी वगैरह पे मतलब जी अटैक हुआ था? बिल्कुल। तो अब ये वो सारी चीज़ें थी जो बीइंग अ वाइफ मैं बर्दाश्त करती हूँ, मुझे करना चाहिए। देखें, अगर आपका हस्बैंड इस तरह का कोई काम कर रहा है, प्रेशर आएँगे, वो आपने बर्दाश्त करने हैं। आपको अंदाजा था कि ये होने हैं प्रेशर, ये जी, आने वाली ठीक जिंदगी है में ना? होंगे? तो वो मैं कोई एहसान नहीं कर रही थी उनके ऊपर। वो मेरे बच्चों के बाप थे, वो मेरे शौहर थे। मैं प्रेशर बर्दाश्त करती थी। अफ़सोस सबसे ज़्यादा मुझे तब हुआ जब हम पे अटैक हुआ, तो उन्हीं की तरफ से एक ट्वीट आया कि फैज़ हमीद ने लाहौर में ड्रामा रचा के अमेरिका भेज दिया। यानी ठीक है? आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आप फैज़ हमीद हुँ। ने ड्रामा रचाया, आप उसका हिस्सा हैं। मैं उसका हिस्सा हूँ। ये मेरे जो साबका शौहर है, उनकी तरफ से ट्वीट आया था, सारी दुनिया ने देखा आप था। उसके बाद फिर अमेरिका चली गई थी? अच्छा, वो भी अमेरिका भी मैं इस तरह से गई थी कि अच्छा, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इनकी जो मुस्तकबिल की प्लानिंग थी ना, उसमें हम कहीं भी नहीं थे। ना मेरा होने वाला बच्चा, ना मेरी बेटी, ना मैं। हुँ, अब चूँकि मैंने आपको बताया कि आईवीएलपी प्रोग्राम पे मैं जा चुकी थी। ठीक है। मैंने अपनी तरफ से, हुँ, ये तो मुझसे राब्ते में नहीं थे, अपनी तरफ से मैंने अपना और बच्चों का वीज़ा अप्लाई किया। तो मुझे वकीलों ने कहा कि नहीं लगेगा, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, ये वो इस तरह करके ना। मैंने कहा किस्मत आज़माने में कोई हर्ज नहीं होता। उन्होंने मुझसे जो पूछा, हस्बैंड कब गए, कहाँ हैं, कौन-सा वीज़ा उनके पास, मुझे जो चीज़ें पता थी मैंने सच बता ठीक दी। है। 5 साल का वीज़ा मिल गया। अच्छा, आप उस वीज़े पे आप गई थी इस अटैक के बाद? जी, मैं बता रही हूँ ना। हुँ, अच्छा, वीज़ा जब हमें मिल गया अमेरिका का, मैंने अंसार अब्बासी साहब को कॉल की। ठीक है। एम्बेसी से बाहर निकल के उन्होंने कहा चलो बेटा, मेरी दुआ है कि आपके मामला ठीक हो जाएँ, लेकिन नूरानी को बताओ। मैंने क्या आप आ रही हैं? नहीं कि वीज़े लग गए हैं। ठीक है। इनका जो एक लंदन में दोस्त होता है, तो उनको मैंने बताया। मैंने कहा उन्हें बता दें। जब उनको बताया, उधर तो उनको मुसीबत पड़ गई कि कि ये ये अब आ यहाँ पर जाएँगी? आएगी, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि वो तो अपनी फर्स्ट वाइफ़ को लाने के सारे मामलात कर रहे थे। तो बस फिर जब ये अटैक हुआ, बीबीसी को उन्होंने बोल दिया शी इज़ माय एक्स वाइफ़। तो तब आपको मीडिया से पता चला कि हाँ, मेरा रिश्ता नहीं रहा उनके मेरा साथ? रिश्ता नहीं रहा। मैंने तो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जी क्या वजह थी, अटैक क्यों हुआ? उन दिनों में साकिब निसार की कोई ऑडियो इन्होंने रिलीज़ की थी। तो मैंने फिर भी बीबीसी को ये नहीं कहा कि मेरा उधर राब्ता नहीं है, हमारे मामलात ख़राब है। मैंने कहा जी मैंने ना हम सब पे कुछ ना कॉलम्स लिखे थे, कुछ उलमा के बारे में, मदरसों के बारे में और इस तरह के, तो शायद ये उसका आपने रिएक्शन हो बात सकता छुपाने है। की कोशिश जी, की। मैंने कहा हालाँकि आपको साफ पता था कि किस वजह से जी, मेरे हाँ ऊपर जी। हुआ है। तो मैंने कहा जी उसका रिएक्शन हो सकता है। उन्होंने वैसे ही लिखा। तो जब ये बीबीसी पे मेरा इंटरव्यू आया तो इन्होंने कॉल करके कहा शी इज़ माय एक्स वाइफ। उन्होंने साबका अहलिया लिख दिया। जब उन्होंने साबका अहलिया लिखा, मैंने राब्ता किया, मैंने कहा साबका अहलिया में कब हो गई? कहते उन्होंने कहा है। मुझे तो सदमा हुआ, मैंने कहा नहीं ये बिल्कुल झूठ है, मुझे कभी नहीं उन्होंने तलाक दी। अच्छा, और आपकी उनसे आपने पूछ भी लिया? किनसे? नूरानी साहब से? नहीं, नूरानी साहब तो फ़ोन पे नहीं ना आए। अच्छा। वो दिन जाए आज का है, फ़ोन पे नहीं आए ना। तो उन्होंने कहा जी शी इज़ माय एक्स वाइफ, तो मेरे लिए ये शॉकिंग था। फिर वो अटैक के बाद इनके सारे दोस्तों ने लिखा अहमद नूरानी की साबका अहलिया, अहमद नूरानी की साबका अहलिया, और मैं पीटती रही कि मैं उसकी साबका अहलिया नहीं हूँ। क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई इत्तला नहीं आई थी। इत्तला नहीं आई थी, ठीक है? मुझे बताया ही नहीं ना गया था, ठीक है? 5 साल मैंने अपनी ये लड़ाई लड़ी है कि मुझे ज़ुबानी तहरीरी कभी तलाक नहीं दी गई। और एक तो होता है ना फ़ोन पे आप 3 हरफ़ बोले, बात ही ख़त्म हो जाती है। 3 हरफ़ भी नहीं बोले। मुझे कभी यूनियन काउंसिल की कार्रवाई में शामिल नहीं किया, तलाक के 3 नोटिस मौसूल नहीं हुए। मैं कैसे मान लेती मुझे तलाक हुई है? फिर बाद में आपको कोई नोटिस वगैरह के ज़रिए भी नहीं पता चला? नो, 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 नो। अच्छा, ये आपको जो भी इन्होंने पता चला मीडिया के ज़रिए पता चला? इन्होंने कोई जाली तलाकनामा जो तैयार किया हुआ था ना, हुँ, हुँ।
वो तो खैर इनके जो दोस्त हैं अहमद वकास गुराया, उनकी टाइमलाइन पे पड़ा पूरा ट्वीट, उन्होंने लिखा है कि इनके कज़न ने, अहमद नूरानी के कज़न ने वकास गुराया से रब्ता करके बताया कि वो ठीक पीटती थी, उसको नहीं बताया गया था जो अमरीकी इमिग्रेशन को तलाकनामा प्रोवाइड किया गया वो जाली है। क्योंकि जाली इसलिए क्योंकि उसके ऊपर यूनियन काउंसिल की कार्रवाई कभी नहीं हुई, ना उसमें अमरीन को शामिल किया, ना ही तलाक के 3 नोटिस अमरीन तक पहुंचाए गए थे। अमरीन बेखबर थी कि उसे तलाक हो चुकी है। अब तो ये जिसने सबसे ज़्यादा मेरे पे तनकीद की, मुझे उसकी गवाही की ज़रूरत नहीं है, मुझे दे रहे हैं आज, मुझे किसी की ठीक गवाही है। की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि जिस आदमी ने सबसे ज़्यादा अपनी दोस्ती निभाई थी, उस आदमी ने मुफाद जब उसके टकराए नूरानी साहब के साथ, उस वक्त आकर सच लिखा। मैं ऐसे सच पे लानत भेजती हूँ जो वक्त पे ना बोला गया, मेरे बच्चे यतीम कर दिए गए, मैं इस सच बोलने वाले और सच पे लानत भेजती हूँ। तो बच्चे जो हैं वो वालिद साहब से अपनी बात करते हैं? बेटे को जी नूरानी साहब ने कभी नहीं देखा, वो 4.5 साल का हो गया, उनको नहीं पता मेरा बेटा किस शक्ल का है। बेटी 8 माह की थी जब ये गए थे, और बेटी आज माशाल्लाह पौने 6 साल की है। ठीक है जी। उन्होंने कभी खुद कहा बच्चों ने? नहीं बच्चे जी, तो बच्चे हैं ना। नहीं बच्चे, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी बेटी कुछ चीज़ों को समझने लगी है, लेकिन ये है कि जाहिर है मैंने अभी उनको नहीं कुछ बताया, ना ही मैं कुछ बताऊंगी। लेकिन वो बड़े होंगे, उन्हें पता बड़े होंगे, चलेगा सब चीज़ें कुछ। पता चलेंगी, बस ठीक है, अब क्या किया जा सकता है। तो आप किसको यानी कसूरवार समझती हैं? ये किस्मत का है या क्या है? और मैंने कहा था ज़िंदगी का मुश्किल वक्त यही था, उस वक्त कोई खड़ा भी हुआ आपके साथ? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं खड़े हुए। वो सारे दोस्तों ने इनके, जो द न्यूज़ के रिपोर्टर्स हैं, अभी मैं देखती हूँ कि अब इनके जो भाई अगवा हुए हैं, तो उसके ऊपर 2-4 जो जर्नलिस्ट हैं, उनमें एक मेरे कोलीग भी हैं, साबका कोलीग हैं, तो वो बड़ा कर रहे हैं, वो बड़ा आगे-आगे आ रहे हैं, माँ जी, और कोई कह रहा है ये मुझे मेरी माँ लगती है, कोई कह रहा है कि माँ जी के साथ ज़्यादती हो गई, ये हो गया। तो जब मैं इन लोगों के साथ राब्ता कर रही थी, मैं माँ नहीं थी। इन्हीं लोगों से आप मेरी राब्ता कर रही थी जो जी, ये मैसेज कर, जी। आप ट्वीट कर रहे हैं? सितंबर में मैंने एक द न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं, हम्म, जो आजकल बड़ी ट्वीट्स करते हैं और कहते हैं ये मुझे मेरी माँ लगती है। नूरानी अच्छा, साहब की वालदा को कहते हैं मुझे मेरी माँ लगती है। ठीक है। बड़े हिम्मत वाले जर्नलिस्ट हैं, बड़े-बड़े लोगों से वो सवाल करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उनको सितंबर में मैंने लास्ट ईयर कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा मुझे ज़रा तलाकनामा तो ले दें नादरा में, ताकि अपना रिकॉर्ड सीधा कर लूँ मैं। उनका आगे से मुझे जवाब था कि अपने दोस्तों के किए का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैंने उनको कहा आपकी बड़ी दोस्ती है उनके साथ, तलाकनामा तो लेके दे सकते हैं आप। उन्होंने मुझे आगे से तोड़ के जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के किए का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो मेरा उनसे सवाल है, मैं उनका नाम तो नहीं ले रही, लेकिन वो अगर कहीं सुन रहे होंगे, उनको पता होगा मैं उनसे मुखातिब हूँ, कि मेरा उनसे ये सवाल है कि अब अहमद नूरानी साहब की जर्नलिज्म की वजह से अगर उनकी फैमिली मतलब मुतासिर हो रही है, इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि नूरानी मेरा दोस्त ज़रूर है, लेकिन उनके किए का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। माँ जी, मैं तेरे पुत्रां लिए आवाज़ नहीं चुक सकता। मुझे तो ये कहा था। आपको और दुख है इस बात का? एक सनकी सा वो सहाफ़ी भी नहीं कहना चाहिए, यूट्यूबर है जो बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो पागल खाने से भाग के आया हुआ है। उसने सबसे पहला वीलॉग मेरे खिलाफ किया, ठीक है? दोस्त की मोहब्बत में किया और दावा किया कि इसको तलाक हो चुकी है, ये झूठ बोलती है। और उस वक्त तक आपको कुछ पता नहीं था कि मुझे कुछ पता नहीं था, मैं पीट रही थी ना अपनी यानी वो जगह, ठीक। करवाया गया था अब वो वीलॉग? बड़ा भाग-भाग के जा रहा है। ईद का दिन कैसा गुज़रा उनका, वो माँ जो है वो रो रही है, वो ये कर रही, वो कर रही। भई मैं भी किसी की बेटी थी, मैं भी किसी की माँ हूँ। जब ये माँ आप लोगों के पास आई थी, आप लोगों को फ़ोन करती थी, आप लोग मदद देने के लिए तैयार नहीं थे, सिर्फ़ इतना करने के लिए तैयार नहीं थे कि उसको समझा ही लेते कि 2 बच्चे हैं। चलें, अब मुझे भी बाज़ दफ़ा ये लगता है कि ये अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन ठीक है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करें। आपका एक अपना दुख है, और मैंने आपको, सच्ची बात है कि हमारे लाहौर में तो सारे जानते हैं, आपने प्रेस क्लब का इलेक्शन लड़ा, 15-20 साल से हम आपकी चीज़ों को देख रहे हैं, और हम आपके कंडक्ट के भी खैर गवाह हैं। यही वजह है कि जब ये शादी आपकी पर्सनल हुई थी, मैं पर्सनल चीज़ों में नहीं कभी आता, लेकिन उस वक्त मुझे ट्वीट करना पड़ा था, चूँकि आपने लिखा था कि बड़े-बड़े सहाफ़ी अब क्यों जी, चुप हैं, जी अब क्यों बिल्कुल। खामोश हैं? अब क्यों और हमने खामोश हैं? देखा था कि वाक़ई बहुत इन से लोगों लोग। को मैंने यहाँ तक बताया था कि जिस वक़्त नूरानी साहब पाकिस्तान छोड़ रहे थे, 15 महीने उस वक़्त हमारी शादी को हुए थे, और सेकंड प्रेगनेंसी के 6 वीक्स थे, जो कि चुगताई लैब की रिपोर्ट इन्होंने 14 मार्च 2020 में ये अमेरिका गए थे, 8 या 7 मार्च को इनको चुगताई लैब की रिपोर्ट मिली थी 6 वीक्स की प्रेगनेंसी की, ठीक है?
इन्होंने मुझे फ़ोन करके सुबह-सुबह कहा, "अम्बरीन वो तो पॉज़िटिव है।" तो मुझे ऐसे लगा सो के उठे हैं तो शायद, लेकिन इन्होंने वहाँ जाकर मुझे पूरा लाहौर घुमाया था कि इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाओ। किन्होंने? फैमिली ने? नूरानी साहब ने। खुद? जी। वो नहीं चाहते थे कि ये बच्चा पैदा हो? बच्चा पैदा हो। 6 माह का यहाँ बच्चा से था? नहीं 6 वीक्स की ठीक प्रेगनेंसी है, थी 6 ना। वीक की। अमेरिका पहुँच गए। उसके बाद इन्होंने मुझे पूरा लाहौर घुमा दिया था। हिना हॉस्पिटल लाहौर में यहाँ पर है शालामार, अपने दोस्त की बीवी के पास भी भेजा था। वो उनके दोस्त की बीवी हैं, ठीक है? उनके पास भेजा, उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि आपकी बेटी की बार बहुत तबीयत ख़राब थी, सी सेक्शन हुआ था, हम ये नहीं कर सकते, वैसे भी ये गुनाह है। उन्होंने इनकार कर दिया। इनको मैंने बताया, मैंने कहा आपकी दोस्त की बीवी ये कह चुकी हैं कि ये मेरी जान को ख़तरा है। इन्होंने पूरा लाहौर मुझे घुमा दिया कि इस प्रेगनेंसी को आप जो है वो ख़त्म करो, लेकिन वो नहीं हो सकती थी, टाइम भी ज़्यादा हो चुका था, मेरी कुछ तबीयत भी वैसी थी। जब इनको पता चला वो नहीं ख़त्म हो सकती, वो इनका आखिरी मुझे फ़ोन था कि तुम लाहौर में रहोगी, तुम्हें सिर्फ खर्चा मिला करेगा, वो मेरे साथ रहेगी। तो मैंने कहा ये धोखा है। आपने कहा था कि नफ़रत वाले मामलात हैं, आप तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते। तो इन्होंने कहा मैं किसी सवाल के जवाब देने का पाबंद नहीं। वो फ़ोन बंद किया, आज तक मुझसे बात नहीं की। फिर लास्ट ईयर सितंबर में कुछ खैर ख्वाह हैं ख़वातीन, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा जी मैं जब अपने भाई के पास दुबई में थी, मुझे तब इनके बहुत करीबी दोस्त ने कॉल करके कहा था कि आप ये ना कहा करें आपको तलाक नहीं हुई है, क्योंकि आपको तलाक हो चुकी है। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास क्या सबूत है? उसने कहा जी मैंने आपका तलाकनामा देखा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके वो तलाकनामा लिया, उस पर देखा तो गलत एड्रेस। अच्छा, आपका एड्रेस नहीं था? मेरा एड्रेस नहीं था। उस तलाकनामे पर मेरा गलत एड्रेस था। मैंने वो एड्रेस लेके ट्वीट किया था, ठीक है? और ट्वीट करके मैंने कहा था ये देखें जी जाली एड्रेस के साथ मुझे तलाक दी गई है, ठीक है? उस वक़्त भी इनके बहुत सारे दोस्तों ने मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई थी, ठीक है? और मैं उस वक़्त तक भी पीटती रही कि मुझे कभी तलाक अब आपको, अब जो भी हो गया, अब आपको कोई उनसे शिकवा तो नहीं है? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है, मैं आपको वो बात बता रही हूँ कि वो तलाकनामा एक कॉपी थी। उसके ऊपर यूनियन काउंसिल कौन-सी थी वो धुंधला था, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप में आया, मैंने जब प्रिंट ठीक निकाला है। वो धुंधला। नादरा ने वो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना चाह रही थी। मैंने किसी एक खातून जर्नलिस्ट से राब्ता किया तो उसने कहा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ईमेल्स तुम करती हो वो जवाब नहीं देता, हर जगह से ब्लॉक किया, बट ट्वीट कर दो। मैंने ट्वीट किया कि मुझे तलाकनामा चाहिए। वो तलाकनामा जो जाली एड्रेस के साथ आपने मुझे तलाक दी और जो आपके दोस्तों में सर्कुलेट कर रहा मेरे तक नहीं पहुंचा, वो मुझे दे दें। तो खैर वो फिर एक खातून हैं, तो वो बीच में आई, उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो इनसे कांटेक्ट किया और एक रात उन्होंने इनको फ़ोन पे ले आई। तो मैंने उनसे कहा मैं इनसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो फ़ोन पे इनको ले आई कॉन्फ्रेंस कॉल में। वही इल्ज़ामात, कोई नदामत नहीं थी कि मैंने इसको बताए बगैर तलाक दी, अपनी पहली शादी को कायम रखने के लिए अपने 2 बच्चों को छोड़ा, या ये सारे होता है ना कि बंदे को नदामत होती है। कोई नदामत नहीं थी। फ़ोन पे वही आहत चीमा की मैंने स्टोरी दी है और इसको जो है वो नून लीग ने इस वक़्त लॉन्च किया है। आहत चीमा की? आहत चीमा की कोई स्टोरी उन्होंने दी थी। अच्छा। तो जी वो मैंने अब पहले तो जनरल फैज़ पे इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने, जनरल जनरल फैज़, फैज़ हाँ। ने करवाया तो ये। फिर बाद में इन्होंने उस फ़ोन पे कहा लास्ट ईयर सितंबर में कि जी आहत चीमा की स्टोरी मैंने की है, नून लीग ने लॉन्च कर दिया। मैं फिर ज़रा थोड़ा-सा आवाज़ की पिच मैंने ऊँची की, मैंने कहा ये तो फैज़ हमीद का भी इल्ज़ाम मेरे पे लगाया था। मैं अस्करी टाउट हूँ, फैज़ हमीद से मेरे राब्ते हैं, उन्होंने हमारे वीज़े लगवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने कहा आज तक मैं अच्छी जॉब के लिए क्यों रुल रही हूँ? मुझे बार-बार लॉन्च करती है आईएसआई, नून लीग लॉन्च करती है, तो मैं रुल क्यों रही हूँ? क्या शहबाज़ आप लोगों को नहीं पता? क्या मैंने 50 बार आप लोगों को नहीं जी, कहा बिल्कुल। कि कोई काम हो तो मुझे बताएँ? बिल्कुल, बहुत से दोस्तों को कहा, मैं खुद इसका गवाह हूँ, इस बात ठीक में है ना? कोई शक नहीं मैं है। तो काम ढूँढती रही, मैं तो काम अब भी कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ, तो उस फ़ोन के ऊपर भी उनका वही था। तो जिस खातून ने वो फ़ोन करवाया था और उन्होंने इनसे कहा कि तलाकनामा दे दें। लेस देन 24 आवर इन्होंने मेरे घर पे तलाकनामा पहुँचा दिया था, ठीक है? वो ख़ैर मैंने अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करवा लिया। वो जाली इसलिए क्योंकि ना तलाक़ 3 नोटिस हैं, ना यूनियन काउंसिल की कार्रवाई है उसके ऊपर, ठीक है? जो कि इनका अपना वकास गुराया दोस्त भी लिख चुका है, ठीक है? उसके बाद इन्होंने कहा मैं बच्चों का ख़र्चा, उस खातून ने कहा कि बच्चों का ख़र्चा दें।
इनको कहा बच्चों का खर्चा दें, मैं जनवरी में आपसे रब्ता करूंगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, इसकी 15 तारीख को इन्होंने मुझे 3 लाख भेजा, ठीक है। और 2022 के अगस्त में एक मुझे खर्चा आया था इनकी तरफ से, 2023 के सितंबर में आया था, और ये आया है। यूं 4-5 साल में सिर्फ 5 बार खर्चा भेजा गया। कभी नहीं पूछा मेरे बच्चे कैसे हैं, क्या है, कभी नहीं। मेरे पे बहुत बहुत सख्तियाँ आई, ठीक है, और मैंने बड़े बड़े मुश्किल वक्त देखे, लेकिन उन्होंने कभी मुड़ के देखा ही नहीं है बच्चे किस तरह पाल रही है। अच्छा, इससे एक तो इस सारी बात से हटके एक ये भी है जो आपने शुरू में की थी कि ये जो दूसरी शादी करना चाहते हैं वो लड़कियां, जिनको हमारे बहुत से लोग हैं जिनको वो कहते हैं कि आप छुपा लें ये वो, उनके लिए भी एक वो चीज़ है इसमें। वरना आपके साथ तो एक हादसा हुआ कि कभी इस चीज़ पे ना आए कि भाई। देखिए, जो मर्द आपको कहे ना कि जी मैं पहली वाइफ को अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा, आप कोई लड़की, पहली बात तो ये मैं सारी लड़कियों को कहूंगी, बेशक हमारे इस्लाम में इजाज़त है मर्दों को 4 शादियों की, लेकिन कोई लड़की किसी की दूसरी तीसरी बीवी ना बने, और उस मर्द की खास कर ना बने जो कहे मैं पहली बीवी को अभी नहीं बताऊंगा, अब बताऊंगा, तब बताऊंगा, कब बताऊंगा। तो आप कहते हैं ये सब झूठ है? ये सब झूठ है। अब मसला ये है कि जिनके साथ आपका रिश्ता ये था वो उन्होंने बड़ी बड़ी स्टोरीज की हैं, शानदार स्टोरीज की हैं, उनकी स्टोरीज आती रही हैं, कंट्रोवर्सीज आती रही हैं। अब फिर लोग तो ज़ाहिर बात है कहेंगे कि भाई आप, उन्होंने खुद कह दिया आपके जनरल फैज साहब ने ये सारा ड्रामा रचाया, ये है वो है, तो आपको एजेंसीज ये वो ये करती हैं, दबाव भी डालती हैं, लालच भी देती हैं, आपको भी दिए। मेरे साथ कभी किसी ने इस तरह से रब्ता नहीं किया जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाएं। इनकी जब ये स्टोरीज कर रहे होते थे उस टाइम पे जो प्रेशर आता था, लेकिन कभी मुझे ये नहीं कहा गया कि आप हमारे लिए ये कर दें, हम आपको इतने पैसे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कभी नहीं। ये सिर्फ मेरे पे इल्ज़ामात हैं। और जो अमेरिका का वीज़ा वाला वो तो मैंने आपको बताया, इंटरव्यू होता है उसमें कोई क्या करता है, हाँ हमें तो पता है कि हम खुद इंटरव्यूज दे के तो वो महज एक इल्ज़ाम था, ठीक है। मैं आज भी चैलेंज करती हूँ फैज़ हमीद हों और एक अहमद वक्कास गुराया जो कहता था कर्नल शफीक, ये कौन है मैं आज तक नहीं जानती, कर्नल शफीक की जो छतरी के तले ये आ गई है, अस्करी विंग का हिस्सा है। मैं चैलेंज करती हूँ, आज भी चैलेंज करती हूँ उन सब को जिन्होंने मुझ पर इल्ज़ामात लगाए कि जी मैं ISI मुझे लॉन्च करती है या फैज़ हमीद के साथ मेरा कोई रब्ता था, कोई कर्नल शफीक, आई डोंट नो हु इज़ ही, ठीक है, कहाँ बैठते हैं, किस शक्ल के, क्या है। तो मैं चैलेंज करती हूँ कि साबित किया जाए कि मैं अस्करी विंग का हिस्सा थी, मैं अस्करी टाउट थी, या मैंने उनके लिए कभी काम किया है। ये मेरा ओपन चैलेंज है। ऐसे अगर आप अस्करी विंग का हिस्सा होते तो सच्ची बात ये है कि आप किसी बड़े चैनल पे बड़ा प्रोग्राम कर रही होती। ये आपके कहने की बात है ना, मेरे कहने की बात नहीं है। हमने इन 5-7 सालों में 8 सालों में देखा नहीं वो लोग कौन थे जो आए, ये सबको पता है। चैनल्स पे इनको बैठा दिया जाता है, जी बिल्कुल, क्या क्या लगवाया जाता है, क्या क्या किया जाता है। तो आप अभी तक किसी बड़े चैनल में हैं? हाँ, नहीं मैं नहीं हूँ, मैं जहाँ थी मैं वहीं पर हूँ। ये इनके सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे ना, हाँ। ये जो मुझ पे इल्ज़ामात लगे थे मैं उनसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। मैं आज भी आप लोगों को चैलेंज करती हूँ, आप इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करती हैं, चैलेंज करती हूँ कि साबित करें कि मेरा किसी से 1 इंच भी रब्ता था। इन सारी चीज़ों का इतना बुरा असर पड़ा मुझ पे कि मेरे लिए अपने बच्चे पालना मुश्किल हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि घर का किराया देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, बच्चों की फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जब नेगेटिव कैंपेन, स्पेशली वो जिसके साथ आपका रिश्ता रहा हो वही आपका नाम किसी ऐसे बंदे से जोड़ दे, ठीक है, जैसे फैज़ हमीद के साथ उन्होंने ट्वीट किया, तो उसके फिर आपको नताइज भुगतने पड़े, लोग मुझसे दूर हो गए। और जो मैं अपनी एक जंग लड़ रही थी कि भाई मुझे तलाक नहीं दी गई, उसमें भी मैं अकेली खड़ी थी, चंद एक लोगों ने साथ दिया, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर था, ठीक है। इम्पैक्ट ये रहा इस सारी नेगेटिव कैंपेन का कि मैंने आपको बताया कि मुझे कोई काम देने के लिए तैयार नहीं था, सब लोग, कोई मेरी सिफारिश करने को तैयार नहीं था, ये जानते हुए कि अमरीन फातिमा काम करने वाली खातून है। ये पिछले साल की बात है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था मेरे पे कि मैं इतनी परेशान थी, मैंने आपको भी कॉल्स की थी, मैंने कहा था कि मुझे कहीं पे काम दिलाया जाए, ठीक है। तो मुझे बताएं मेरे फैज़ हमीद के साथ होते कोई मतलब वो तो बादशाह थे अपने वक्त, ठीक है, तो क्या मेरे लिए कोई मुश्किल था बैंक बैलेंस भरना?
मैं क्यों छोटे मोटे साथ में काम, मुझे कोई आर नहीं, मुझे कोई काम मिलता मैं कर लेती क्योंकि मैंने बच्चे पालने। जो अस्क्रिट आउट होता है, जो इन लोगों के लिए काम करता है, मुझे बताएं क्या वो छोटे मोटे काम भी कर रहा होता है? नहीं, वो तो फिर ऐश कर रहा होता है। ऐश कर रहा होता है ना। तो इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए। आप ये देखें ना कि वकास गुराया साहब उस टाइम पे सच बोल रहे हैं जब उस सच का कोई फायदा ही नहीं है। आपकी मुश्किलात जो हैं वो तो बड़ी कम मेरी जो जाती जिंदगी थी वो पब्लिक कर दी गई, कोई चीज मेरी छुपी नहीं रह गई। आज भी जो मैंने बातें की हैं वो कोई ढकी छुपी थोड़ी हैं, वो तो सबको पता है। लेकिन अफसोस मुझे पता है क्या, इनके दोस्तों पे अफसोस है। द न्यूज के जर्नलिस्ट जितने भी हैं ना, जो इनके दोस्त थे, इनसे राब्ते में थे, मुझे आप लोगों से गिला है कि जब ये साबका अहलिया वाली कैंपेन चला रहे थे और मेरी तरफ से डिनाइल आ गया था, मैंने कहा था कि मैं इनकी साबका अहलिया नहीं हूं, ठीक है। जब मैंने कह दिया था मैं इनकी साबका अहलिया नहीं हूं, मुझे कभी तलाक नहीं दी गई, तो ये दावा मुतनाज़ा हो गया था। तो आप में से जितने भी लोग मुझे साबका अहलिया लिख रहे थे, उन्होंने आपसे मौक़िफ़ लिया था? नहीं जी, जो नहीं, देखिए मुतनाज़ा हो गया ना दावा। वो कहते मैंने तलाक दे दी, मैं कह रही मुझे नहीं तलाक हुई, मैं पीट रही हूँ। तो द न्यूज़ के जर्नलिस्टों से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना, कि आप में से कोई भी खानदानी नहीं था, इतना खानदानी नहीं था कि वो उस बंदे को कहता कि आपने अपनी लड़ाई लड़नी है घर में लड़ें। अगर घर में नहीं लड़नी, सोशल मीडिया पर लड़नी है, तो ये सिर्फ आप लड़ेंगे, हम इस कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये चाहे साबका अहलिया हो, चाहे फैज़ हमीद हो, चाहे अस्क्रीट आउट वाले ट्वीट्स हो, हम इसको रीट्वीट नहीं करेंगे, ना हम ये लिखेंगे। लेकिन सबने लिखा, सबने रीट्वीट किए, सबने मुझे गंदा किया। आज ये जो कह रहे हैं ना माँ माँ माँ, मैं भी किसी की माँ थी, मैं भी किसी की बेटी थी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, पिछले दिनों एक जो हमारे स्टार हैं, फिल्म स्टार मोहम्मद राना साहब, जी, उनकी कोई और वो वीडियो आई, वो गालिबन अपनी नई मूवी के लिए उधर आ रहे थे, प्रीमियर था। हाँ जी। और वो लड़खड़ा रहे हैं। इस पे मैंने आपके भी स्टेटस वगैरह देखे कि जी ये जिन लोगों ने, मैं भी मौके पे मौजूद थी गालिबन, और मैंने ये वीडियोस नहीं बनाई। जो लोग यहाँ पे थे उनको भी शर्म आनी चाहिए थी, ये एथिकली ठीक नहीं है, क्योंकि वो होश में नहीं थे, उनको नहीं पता क्या हो रहा है। क्या वाकया हुआ था और फिर बाद में आपका ये रिएक्शन था? देखिए, हम जर्नलिस्ट हैं ना, हम जहाँ भी जाते हैं हम कवरेज करते हैं जी। 100 जगह गए हैं और 99 जगह हमने कवरेज कर लिया। अगर एक जगह नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? और हर बुरा वाकया हमने कवर नहीं कर, हर बुरा। अब देखें, वो ड्रंक थे या उनकी तबीयत खराब थी, जो भी था, वो लड़खड़ा रहे थे। अगर देखिए, अवाम में ना एक अलग ही इमेज बना होता है स्टार्स का, जाती जिंदगी में कौन क्या नहीं कर रहा होता, ठीक है। अगर वहां पर वो ड्रंक आ गए थे या उनकी तबीयत खराब थी, जो भी था, यार आप ना वीडियोस बनाएं। आपने खुद से नहीं बनाई वीडियो? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कोई वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं बनानी चाहिए। और जो बना रहे थे वो भी तो पुराने जर्नलिस्ट ही होंगे। जी बिल्कुल, पुराने जर्नलिस्ट। देखिए, यूट्यूब का दौर है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप किसी की इज्जत को ना बेचें। लोगों ने बहुत कहा कि मोहम्मद राना को जब अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो हम क्यों करते। चलें, बात ये भी किसी हद तक ठीक हो से, लेकिन एथिक्स भी तो कोई चीज़ होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ अपना यूट्यूब चलाने के लिए उनकी वीडियोस को वायरल किया और बाद में फिर जाहिर है वो अभी तक मीडिया पे आए नहीं है दोबारा। वो सोचिए उनकी बेटी की ससुराल और ये वो सारा, हम ये सोच रहे हैं, मुझे लोगों ने कहा आप ये सोच रही हैं, उसको भी ये सोचना चाहिए था, ठीक है। हमें आप कह रहे हैं एक्चुअल सिचुएशन का नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या मामला था, क्या मामला नहीं था। लेकिन मैंने आपको बताया ना, 100 जगह जाते हैं, 99 जगह हम कवरेज करते, एक नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं होने लगा। आसपास जो लोग थे उन्होंने भी नहीं रोकने की कोशिश की लोगों को? नहीं, मैं बहुत हैरान थी कि फिल्म के डायरेक्टर साहब, उनको जब गाड़ी से निकाला है तो वो गिर रहे थे। डायरेक्टर साहब ने उनके जो बाजू हैं वो अपने कंधे पर डाले। पहली बात तो ये है कि जो डायरेक्टर साहब थे, चीमा साहब, उनको चाहिए था कि जब उन्होंने मोहम्मद राना की तबीयत खराब देखी थी या ड्रंक थे या जो भी थे, जो भी रीजन, वो क्या करते, वो उनको गाड़ी में बिठाते, उनको वापस भेज देते। कुछ नहीं होने वाला था, ठीक है ना। उनको वापस भेज देते, उनको लेकर ऊपर ना आते। नीचे से लेके वो ऊपर तक गए हैं, बहुत सारे लोगों ने उनसे उल्टी सीधी बातें भी की और वो उसके जवाब भी अपनी तरफ से देते रहे। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। अब देखें कि चीमा साहब को चाहिए था कि वो कहते कि भाई इनको गाड़ी में बिठाओ, इसको वापस ले जाओ। लेकिन वो अफसोसनाक वाकया हुआ और आपने कहा कि उसके बाद वो मीडिया पे नहीं आए। नहीं, अभी तक नहीं आए। जरूरी नहीं होता कि कोई हैपनिंग होगी किसी जगह पर तो आपके प्रोजेक्ट को जो है वो बहुत ज्यादा बूम मिलेगा। मोहम्मद राना लोग तो ये भी तो कहते हैं कि यार शोबिज में होता है ये, इसलिए लोग कहते हैं कि लोग अपनी चीजें चलवाने के लिए, आजकल जमाना भी बड़ा उस तरह का है,
कोई ना कोई कंट्रोवर्सी भी कर देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उस वक्त वो बंदा होश में नहीं था। नहीं था, आपने तो मौके पे देखा उसे। हाँ, वो बंदा होश में नहीं था, तो आप फिर भी उसको अपने साथ खड़ा करके बाजू पकड़ के उसकी तस्वीरें बना रहे हैं, ये भी तो गैर इखलाकी है ना। ये बताएं कि ये इसी कंट्रोवर्सी से मुझे याद है, इससे पिछला जो सवाल था कि ये बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे, फवाद हैं जिस तरह, आप देखें ना उस तरफ भी इस तरफ भी अच्छा काम किया, बड़ा नाम है जी, और खूबसूरत भी हैं, खुद मैं उनका एडमायरर हूँ। सही है। ये इनमें से जितने ये लोग हैं, हुमायूं सईद और बाकी, कौन आपको ज़्यादा हम्बल या बेहतर लगे हैं? कि ये लोग कहते हैं जी ये स्टार्स हैं, असल में एक हवा भी बना होता है, इनके इर्द 10-15-20 लोग होते हैं, वो आपको हाँ आसपास नहीं आने देते सही हैं है। और आपको लगता है कि यार ये ज़रा मगरूर लोग हैं। तो अगर आप मुझे ये 4-5 लोगों के ज़ाती तजुर्बात आपके कैसे रहे इनके साथ? अगर फवाद खान की बात करें तो फवाद खान साहब बहुत हम्बल हैं, बहुत बहुत हम्बल हैं, और वो जहाँ मिलते हैं, जिससे मिलते हैं, बहुत इज़्ज़त एहतराम से मिलते हैं। और मुझे याद है कि मौला जट के टाइम पर मैं गई थी, तो वहाँ पर मेरे साथ 2 और कलीग्स थे, वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो फवाद खान साहब ने मुझे खुद मेरे यूट्यूब के लिए कहकर इंटरव्यू दिया था। फवाद खान साहब ने? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर तो इल्ज़ामात और बातें लोग कहते हैं जी ये एक्टर जो हैं ये 15-15-20 लाख रुपए मांग लेते हैं, बल्कि ताबिश ने कहा, जियो वाले जो हैं उन्होंने कहा कि जी बड़े बड़े हम एक्टर्स को इसलिए नहीं बुला पाते, ये पैसे ही बहुत मांगते हैं। देखिए वो एक बड़ा मीडियम है उनका, ठीक है। जब स्टार्स ये देखते हैं कि हमारा इंटरव्यू चलेगा, इनको कमर्शियल्स भी आएंगे और इनकी रेटिंग भी ऊपर तो फिर जाएगी, वो और पैसे इनको मांगते हैं। वो पैसे मांगते हैं। चलो वो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि जी ठीक है, ठीक है, लेकिन आपसे नहीं मांगे? मुझसे कभी किसी स्टार ने नहीं मांगे। मैंने आपको बताया कि मौला जट के टाइम पर जो मेरा यूट्यूब का इंटरव्यू था फवाद खान का, वो फवाद खान की अपनी मर्जी से हुआ था। मतलब यानी वो चाहते थे कि ये हो? हाँ, मतलब मैंने उनको कहा ना, उन्होंने मुझसे पूछा आपका यूट्यूब चैनल नहीं है? तो मैंने कहा बिल्कुल है। तो उसके लिए नहीं करोगे? मैंने कहा मैंने आपसे पूछा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप बैठें, आप आएँ इंटरव्यू करें। तो फवाद खान ने मुझे वो इंटरव्यू दिया। और उसके अलावा माहिरा खान हैं, इतनी आजिज़ इंसान है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अच्छा। हाँ, महविश हयात हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हम्बल हैं और कोई उनमें स्टार्स वाला नखरा नहीं है। हुमायूं सईद में बिल्कुल नहीं है। और भी जितने आप बड़े नाम लें, उनमें सबसे ऐसा इस वक्त महंगा एक्टर कौन है हमारी इंडस्ट्री में? ऑब्वियसली फवाद खान। फवाद खान। फवाद खान कोई है, कोई हाँ। अंदाजा है कि क्या ये मुआवजा एक मूवी का क्या लेते हैं? या जो ये आपकी तो आप आप शोबिस नहीं, ये के देखें, ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं शोबिस ना। की हाँ। जर्नलिस्ट है ना, तो इसलिए लोगों के अंदर ये बड़ा क्रेज होता है कि यार ये क्या नहीं, नहीं, वो मैं तो नहीं बता सकती। वो तो आप ज़ाहिर है कोई किसी फिल्म की भी एक्टर डायरेक्टर की। हैं? नहीं, नहीं, मैं फिर भी वो तो खुद ही कोई बात करें इसके ऊपर तो करें, करोड़ों में लेकिन है ज़ाहिर है या लाखों में है? नहीं, ज़ाहिर है करोड़ों में ही होगा। करोड़ों में। हुँ। और इस वक्त कुछ लाखों में भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ चले लाखों में अब ना ऐसा करें। करते हैं कि हाँ। टॉप पे जो है वो फवाद खान है, सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले एक्टर फवाद खान अभी है। तक तो यही समझ आती है। और मैं मुआवजे की बात नहीं करती, मैं रेटिंग थोड़ी-सी अच्छा हम चले कर ठीक लेते है, हैं। उसी के फवाद मुताबिक खान वैसे है, होता हाँ, है। फवाद खान है, फ़हद मुस्तफ़ा हैं, हुमायूं सईद हैं। ये हमारे इस वक़्त अच्छे अदाकार ये हैं। हमारे जो इधर के ऐसे खान्स ये अदाकार हैं। हैं, हाँ, ऐसे, हाँ, हमारे इधर के खानज़ी हैं, और कह सकते हैं आप। एक्ट्रेस में नंबर 1 नंबर 2? वही माहिरा और महविश, सजल। सजल को तो इतना लोग पसंद करते हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे काशिफ़ निसार साहब, अमूमन ये होता है कि डायरेक्टर्स को लोग पहचानते नहीं हैं। काशिफ़ लेकिन निसार काशिफ के निसार लिए नाम मैंने नाम ही काफी है। लोगों का क्रेज़ देखा है। मुझे याद है कि बेजो मंगेशकर, लता मंगेशकर के ग़ालिबन भाई के बेटे हैं, तो उनसे मेरी बातचीत रहती है। उन्होंने मेरी एक तस्वीर देखी काशिफ़ निसार साहब के सेट की, तो उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बोलें। आप नेक्स्ट टाइम जब काशिफ़ निसार साहब के सेट पे जाएँगे, तो मेरी बात करवा दीजिएगा। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरी अम्मी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। उन्होंने, मैं हैरान कि मुझे भी शायद वो ड्रामे याद नहीं थे, उन्होंने इतनी लंबी मुझे लिस्ट बताई, ये हमने उनका ड्रामा देखा है। फिर मंजोगी के सेट पर मैं गई थी, वहाँ मैंने काशिफ़ साहब को बताया, मैंने कहा कि इस तरह से लता के भाई के बेटे हैं बेजू, वो ख़ुद भी सिंगर हैं। मैंने कहा वो आपसे बात करना चाहते हैं। हालाँकि वो वहाँ पर काम कर रहे थे, मसरूफ़ थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरी बात करवाएँ। मैंने बेजू को कॉल की और अ, काशिफ़ निसार साहब ने फिर उनसे उनसे बात बात की। की और वो इतना खुश था बात करने के बाद कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। हमारे ड्रामे, हमारे फ़िल्में, हमारे आर्टिस्ट
इंडिया में बहुत ठीक है। मकबूल है। तो आप भी बड़ी मकबूल हैं इंडिया में। मुझे इस तरह से याद आया कि वो जो धर्मेंद्र साहब हैं हाँ, वो कहते हैं आपको अपनी बेटी बनाया हुआ उन्होंने। ये बिल्कुल। क्या मामला है, किस तरह से जनाब ये? बस इंसानी रिश्ते होते हैं कुछ, और ये जो इंसानी रिश्ता है ये इस तरह का है कि वो उस मुल्क में रहते हैं, मैं इस मुल्क में रहती हूँ, और लेकिन वो मेरे लिए, मुझे नहीं पता, कोई दर्द महसूस करते हैं। मुझे याद है 2-4 बार ऐसे हुआ कि मैं किसी परेशानी में थी, ज़ाती ज़िंदगी के हवाले हुँ। से। मुझे धर्म जी की कॉल आई, तो अगर वो सुन रहे हैं तो वो तायद भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मैनू अज लगदा पिया सी मेरी धी ना उदास है। अच्छा। हाँ, तो मैं कहूँगी तानू किवें पता लगा? हुँ। बस मैनू पता लग गया। तो बड़ा मतलब वो प्यार मोहब्बत उनके साथ मेरा है, और हमारे आर्टिस्टों की बड़ी वो तारीफ़ करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो फ़िल्म स्टार नन्ना थे, जिस रोज़ उनकी ख़ुदकुशी की ख़बर ज़ाहिर है भारत में भी पहुँची, तो कहने लगे कि मैं शूट कर रहा था कोई। कह रहे मेरे से शूट ही नहीं हुआ उस रोज़, और कहने लगे कि मैं इतना परेशान, बाकायदा कहते मैं रो पड़ा था। ठीक है? तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जो हैं, उनका वो बड़े इज़्ज़त एहतराम से, बड़े प्यार से नाम लेते हैं। तो आपकी हुँ। नॉर्मल रूटीन में उनसे बात होती रहती है? रूटीन, हाँ, बिल्कुल होती रहती है बात, और कहते होते हैं कि बड़ी ख़्वाहिश है कि मैनू तू शलजम गोश्त जड़े ने ना, वो बना के खुआएँ। तो मैं कहती होती हूँ कि बस आप मिलने आएँ, मैं आपको ज़रूर खिलाऊँगी। चले, तो हाँ। आपने हुँ। ये जावेद साहब का, लता साहिबा की, इन सब के जी, इंटरव्यूज़ किए? जी, लता जी का भी मैंने इंटरव्यू किया था, तो लता जी से बहुत प्यारी-प्यारी बातें हुई थी, नूरजहाँ जी के हवाले से, बहुत फ़ैन थी वो उनकी। नूरजहाँ साहिबा की? हाँ जी, बिल्कुल, और ये सारी दुनिया जानती है कि वो उनके बारे में बड़े अच्छे कलमात कहती थी, और वो तो मानती थी कि मैं इनको देखकर बहुत कुछ मैंने सीखा है। तो इंटरव्यू के दौरान, करते-करते इंटरव्यू के दौरान ना कोई, मैंने कहा कि आप सिंपल सी एक साड़ी पहनती हैं और मेकअप भी नहीं कोई करती हैं हाँ, ख़ासकर। बड़े तो सिंपल। मैंने कहा आप अपनी वो जो नूरजहाँ साहिबा हैं, उनसे इतना इम्प्रेस हैं आप कि गुलूकारी के हवाले से आप क्रेडिट देती हैं कि मैं आज जो कुछ हूँ वो उनकी वजह से हूँ, तो आप उनकी तरह मेकअप क्यों नहीं करती? तो उन्होंने कहा, बड़ी माज़रत से कहती हूँ, इतना मेकअप मुझे नहीं अच्छा लगता। वो करती हैं तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं इतना मेकअप नहीं कर सकती। तो वैसे ही ऐसे उन्होंने, बोलती हाँ, वो हैं। ऐसे उन्होंने मुझसे बात तो की। आपका किसका किसका आपका दिल करता है कि यार इनका इंटरव्यू करना चाहिए मुझे, अभी जो इंडियन हुँ, वहाँ पे एक्टर्स हैं, जिनका आपकी ख़्वाहिश है कि इनके इंटरव्यूज़ होने चाहिए? ऑब्वियसली शाहरुख खान। शाहरुख खान। हुँ। तो कोशिश की आपने? मैंने उनके लिए कोशिश अभी तक ऑनेस्टली टेलिंग यू हुँ। नहीं की है। एक और एक्टर हैं उनके लिए की है, मे बी उनका कर लूँ। अच्छा, उनका कर लें। अभी वो उनका भी नाम नहीं, बड़े बड़े स्टार हैं वो, नाम नहीं पता है, खान ही है? हैं खान ही। ज़बरदस्त, हाँ। ज़बरदस्त। चलें, ये तो बड़ा अच्छा लगा कि ये हुँ, ख़ास तौर पे यही लोग हैं ना, हमारे यहाँ कुछ कैरेक्टर्स बड़े हुँ। मकबूल भी हैं, जिस तरह उनके यहाँ भी है वैसे, हाँ जी। वहीं से हुँ, इधर आए हैं, हुँ। राखी सावंत साहिबा। हाँ जी, और बिल्कुल। उनका पहला इंटरव्यू आपने ये सारा जब मामला हाँ बाहर जी। आ रहा था। जी, जी, बिल्कुल। डोडी खान वाला जब मामला सामने आया था, तो ऑब्वियसली मैंने ही उनका इंटरव्यू किया था। मैंने उनका इंटरव्यू अपने सोशल मीडिया पे लगाया था। उसके हुँ। बाद फिर बहुत सारे लोगों ने उनसे राब्ता किया, उनका इंटरव्यू किया। लेकिन मेरे उस इंटरव्यू को काफ़ी हाइप मिली थी, क्योंकि उसमें उन्होंने ब्रेक किया था कि पाकिस्तान के डोडी खान हैं जो मुझे प्रपोज़ किया है और शादी करने जा रहे हैं मुझसे तो ना। इन लोगों में भी इसी तरह ये लोग भी हम्बल हैं जो दूसरी साइड पे बैठे हैं बिल्कुल सिर्फ। हम्बल हैं, बहुत हम्बल हैं। मुझे याद है कि आदिल का और राखी का कुछ ना, ज़ाहिर है मामलात ख़राब ही चल रहे थे। उन दिनों में राखी ना बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। तो चूँकि मैंने भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात देखी, तो मेरा दिल किया कि मैं एक वीलॉग करूँ। तो वो मैंने वीलॉग किया, तो मैंने वो राखी को भेज दिया। तो राखी जो थी, राखी का जो मैसेज आया था मैं आपको बता नहीं सकती, कि उसने बड़ा यानी कि ना शुक्रिया भी अदा किया, और फिर उसने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया, अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया। ये जो हुँ, एक्टर्स हैं, लोग तो ये कहते हैं बड़े मज़े करते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, ये इनका चकाचौंध हुँ, रोशनी है, ये वो। लेकिन दूसरी तरफ एक और साइड है, वो डार्क साइड है कि जी स्ट्रेस में भी होते हैं ये बहुत ज़्यादा। बहुत सी चीज़ें ये हुँ, बाहर आके नहीं, और इनका अच्छा दोस्त कौन होता है, कौन नहीं हुँ, होता? क्या लोग शोहरत, दौलत और इनके नाम की वज़ह से इनके साथ जुड़े होते हैं। तो आपने हुँ, ये भी देखी, ये वाली साइड भी देखी कि कभी किसी एक्टर ने, एक्ट्रेस ने कहा हो, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो, और उसने कहा हो कि मेरा कोई दोस्त नहीं है,
या मुझे परेशानी रहती है? अब नाम बताए बगैर भी आप बता सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो ठीक है, लोगों से मिलते मिलाते हैं अपने, मैं आर्टिस्टों की ही बात कर रही हूँ, लेकिन वो समझते हैं कि उनका कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, ये फ़ील्ड ही ऐसी है, चाहे ये फ़ील्ड हो, कोई भी फ़ील्ड हो, जेलसी फैक्टर तो रहता है, लेग पुलिंग भी रहती है, तो सिर्फ़ ये शोबिज़ में नहीं है, ये हर फ़ील्ड में है। आपके साथ ऐसा हुआ, आप तो नवाए वक्त इतना उसकी धूम थी नवाए वक्त की, हुँ। तो उस वक्त आप उनका पूरा पेज भी, फिर वक्त के में भी आपकी रिपोर्टिंग और चीज़ें चल रही थी, तो आपके साथ इस तरह हुआ कि किसी एक्ट्रेस ने कहा हो कि अमरीन तू इदा छापता है, मेरा नहीं कीता, बहुत बार ये है ऐसा वो है, हुआ। लड़ाई हुई हो किस नहीं, नहीं, तरह? बहुत बार ऐसा हुआ। 2008 में तो आपको पता है नवाए वक्त जंग बड़े अरूज हाँ, पर थे। ये यही तो थे। हाँ जी, और इनके जो संडे मैगज़ीन थे स्पेशली, तो उसके टाइटल पे छपना, एक सेंटरफोल्ड में छपना, एजाज एक था। बहुत बड़ी बात थी। तो एस्टेब्लिश हो मैं जाते थे चूँकि लोग। हाँ जी, चूँकि हाँ। मैं सेंटरफोल्ड करती थी, टाइटल करती थी, इंटरव्यूज़ में इनके सबके करती थी। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि किसी एक का अगर टाइटल छाप दिया है, इवन मॉडल्स में भी, ठीक है ना, बड़े नाम है आज वो, तो मुझे फ़ोन आ गया, अगली बारी मेरा छापना है। मैनू नहीं पता, तू एदा छाप दिता, तू मेरा नहीं छापिया, ठीक है ना? तो तो बहुत ये बार ऐसा हुआ। कोई ऐसा देखा आपने, कोई हुँ, ऐसी लड़की या लड़का जो देखते ही देखते आपने कहा कि यार ये तो अभी मेरे पास कुछ महीने पहले आई थी, हुँ, मैंने इनका इंटरव्यू किया था, या किसी ने कहा था यार ज़रा थोड़ा सा इनका हुँ। करना, और फिर देखते ही देखते आपने देखा कि यार इतनी बुलंदियों पे पहुंच गए? बिल्कुल, 2010 की बात है। यासीन मलिक एक डायरेक्टर थे जो कि अब वफ़ात पा चुके हैं, यामीन मलिक उनके भाई भी हैं। बिल्कुल, बड़े ठीक है ना? मरूफ हाँ थे ये जी। दोनों। यासीन मलिक साहब की मुझे कॉल आई तो मुझे कहने लगे कि अमरीन, सजल अली नाम की ना एक लड़की है, तो वो नई-नई शोबिज़ में आई है। तो एक काम तो करो, उसका ना नवाई वर्क के लिए शूट कर दो तुम। हम्म। उनकी मामा ने मुझे कहा है, तो तुम उसका शूट तो करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं, कर लेते हैं। तो ये था कि फिर हमने वो शूट अरेंज भी किया और हो भी गया, लग भी गया। तो देखते ही देखते सजल कहाँ से कहाँ कहाँ पहुँच गए। पहुंच गए? हाँ। और अच्छा, लेकिन ये हुँ, होता है कि जो पहली मर्तबा, हमें भी कई हुँ, सियासतदान याद हैं जिनके पहले इंटरव्यूज हमने किए, हुँ। या कुछ ऐसे लोग हैं हाँ, तो बाद में वो कहते हैं यार पहला इसने किया था ये वो, कुछ लोग हाँ। याद भी रखते हैं। हम्म। बिल्कुल रखते हैं याद। महविश हयात का इंटरव्यू 2008 में जो मैंने किया था, वो मेरी फ़ेसबुक मेमोरी में आया, और महविश की अच्छी बात ये है, महविश याद रखती है। 2 साल पहले, डेढ़ 2 साल पहले लाहौर में तेरी मेरी कहानियाँ के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई थी, तो कुछ बदमज़गी हो गई यहाँ के जर्नलिस्टों की तरफ से ना। तो उस वक़्त मुझे ऐसा लगा कि महविश के साथ गलत हो रहा है। मैं 2-3 बार, नदीम बेग भी थे, शहरयार मुनव्वर भी थे, रिमशा खान भी थी, महविश भी थीं। 2-3 बार मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस मामले को ठंडा करने की कोशिश की और महविश के साथ मुझे लगा इनका साथ देना चाहिए। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ, जर्नलिस्ट वो तो हैं। हाँ, वो तो एक अलग मैटर है, हम्म। वो चलें छोड़ दें आप। लेकिन ये था कि महविश बड़ी हर्ट थी कि ये कुछ अच्छा नहीं हुआ ना, तो ज़ाहिर है वो कराची में भी बात पहुँची सारा कुछ। चंद दिन पहले मेरी एहसन खान से बात हो रही थी, तो एहसन खान मुझे कहने लगे, पंजाबी में हमारी गुफ्तगू होती है, "ओ अमरीन, महविश तेरी ना बड़ी तारीफ करदी पई सी। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। हम्म। एक वाक़या हो गया सी, सारे जर्नलिस्ट एक पासे सन ते एक पासे ऐसे, मुझे वो पंजाबी ठीक में बता रहे, कह ठीक। रहे कि वो तेरी बड़ी तारीफ़ करी। मैंने कहा उसकी मेहरबानी है कि वो अगर उन्होंने याद रखा है और वो तारीफ़ करी। ज़ाहिर है मैं तो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। हम्म। तो ये जो बड़े-बड़े स्टार्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही किसी को याद नहीं रखते हैं, ऐसी ऐसी और कोई अच्छा, बात नहीं है। एक और ये हुँ, लोग कहते हैं कि यार हुँ। ये लोग कहीं मजहब से दूर हैं, इन लोगों के अंदर क्या है पता नहीं यार, ये इंसानियत ही वो, कुछ चीज़ें तो अब बड़ी बदल गई हैं वैसे, हुँ। लेकिन एक आम बड़ा तासुर था कि यार ये लोग, और आम हमारे सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं ना गुनाहों की दलदल में है ये वो। ऐसी भी बात नहीं, मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों को सेट पर जब अज़ान हुई है उनको नमाज़ पढ़ते देखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बस कहने की बातें होती हैं, ये शायद ग्लैमर की दुनिया है तो ऐसा लगता है कि बस ग्लैमर ही है, ऐसा और कुछ आपने नहीं है। किसी की खुदा तरसी देखी होगी यार, ये बंदा, इसकी परसेप्शन कुछ है, हम हमारे परसेप्शन एक वैसे जर्नलिस्ट हैं, हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर बड़ा मुश्किल वक़्त आया था, मेल जर्नलिस्ट है। मैं नाम नहीं ले सकती ना उनका, ना जिन्होंने हेल्प की उनका। थोड़ा सा इशारा दे दें बस, सीनियर जिन्होंने जर्नलिस्ट किया, है। जिन्होंने अच्छा किया। हाँ, उसमें टीवी के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, 2-4 सीनियर आर्टिस्ट हैं, कुछ नए आर्टिस्ट भी हैं। उन्होंने उस आदमी की भरपूर मदद की
और ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो मतलब वो जर्नलिस्ट की जो सूरत हाल थी, अब लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल नहीं रहे हैं, बुरा लगता है, जैसे रोड पे कोई आ जाता है, ऐसी कोई सूरत हाल बन गई अच्छा। थी। और हमारी शोबिस की फ्रेटर्निटी ने ही उनको सपोर्ट किया और अच्छा खासा सपोर्ट किया कि आज वो अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। तो ये सब उन्होंने किया, उनको पता चला या किसी ने रिक्वेस्ट की, क्या हुआ? नहीं, ज़ाहिर है हम जैसे आप जैसे कोई तस्करा हो मैसेज गया? कर देते हैं, बता देते हैं, तो उन्होंने उनसे राब्ता किया और उनकी जो कर सकते थे उनके लिए किया। कोई इंटरव्यू ऐसा जो बड़ा ही डिफरेंट हुआ हो ज़िंदगी का? 21 सालों में बेशुमार इंटरव्यूज़ किए, बड़ा मुख्तलिफ इंटरव्यू हुआ हो, वो बताएं कोई वाकया। मुख्तलिफ बहुत ही मुख्तलिफ, बड़ा ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि आपने कहा यार ये आज क्या हुआ है? हाँ जी। देखें कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसी होती हैं, उनके बारे में आप अखबारों में पढ़ते हैं, रिसालों में पढ़ते हैं, टीवी पर उनके ड्रामे लिखे हुए या उनको टीवी पर देखते हैं। तो कभी आप सोच भी नहीं सकते कि इनके सामने बैठेंगे, इनसे बात करेंगे, इंटरव्यूज़ इनका करेंगे। इंटरव्यू करेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब बानो कुद्सिया जी का इंटरव्यू करना था। तो मैंने उनसे राब्ता किया और टाइम भी ले लिया। बड़े मैंने अपनी तरफ से तैयारी की, ज़ाहिर है लिटरेरी ख़ातून थीं। लेकिन जब मैंने उनको देखा कि मैं बैठी हुई हूँ, वो सामने से आ रही हैं। दास्तान सराय गई आप? हाँ जी, बिल्कुल, वो सामने से आ रही थीं और वाइट कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। आप यकीन कीजिए उनको देखकर मैं आपको अपनी कैफ़ियत नहीं बयान कर सकती। और जो कुछ मैंने हालाँकि मैं ज़्यादातर यही होता है कि मैं सवाल कोई ख़ास बनाती ही नहीं हूँ और ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत तैयारी करके गई थी। उनके इंटरव्यू वो के लिए? उनके इंटरव्यू के लिए, लेकिन उनको देखते साथ ही सब भूल गई थी। वो मेरे पास आके बैठी, तो मैं काँप रही थी, ठीक है? तो उन्होंने शायद फ़ील किया कि बच्ची नर्वस हो रही है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और जब उन्होंने हाथ पकड़ा मेरी और जान निकल गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बड़े तसल्ली से तुम टाइम लो, पानी पियो और तसल्ली से जो पूछना चाहती हो तुम पूछो। और वो मेरा इतना बेहतरीन इंटरव्यू हुआ कि यू कांट इमेजिन। वो ऐसी थी वैसे। मैं हुँ। मुझे तो खैर बड़ा एज़ाज़ हासिल है हाँ, बिल्कुल कि आपको तो हाँ। मैं साल जब तक वो हुँ, हयात थी मैं उनके पास जाता रहा। जाते एक थे, हाँ। महफ़िल होती थी, हम ये हुँ, सभी, और वहाँ पे एक, मैं इसलिए रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ क्योंकि हुँ, तो मैं तो उन्हें माजी कहता था। तो वहाँ पे नूरुल हसन साहब, ये हुँ, इफ्तिखार रफ़ी साहब, जितने भी इस तरह के लोग थे, और बहुत मैंने शोबिज़ के बड़े-बड़े सही। लोगों को देखा है हुँ, कि फ़र्शी वो नशिस्त हुँ, है, नशिस्त है, वो हाँ जी। बैठी हैं सोफ़े पे और सोफ़े पे, नीचे हाँ लोग जी। बैठे हैं, कोई कहता है मैं उनके पास बैठ जाऊँ उधर, हुँ, और वो कहती थी पुत्र लंगर खा के जाना है। हाँ, शायद सही। ही उन्होंने कभी किसी को इस तरह जाने दिया सही, हो, कोई बिल्कुल छुप सही। के चला जाए हुँ, तो ठीक है, हुँ, ना मुझे याद है एक मरतबा मैंने कहा कि मुझे काम है ज़रूरी, उन्होंने कहा जितना भी ज़रूरी काम है, हाँ, ए खा के जाना है। ए खा के जाना। और बहुत ही अच्छी खातून थी। हुँ, खैर आपने भी एक्सपीरियंस बता के बहुत कुछ याद करवा दिया। हाँ। अच्छा, हमारे जो ये चैंपियन कह लें, हुँ, ओलंपियन, हुँ। और हमें पाकिस्तान का बड़ा नाम बुलंद करने वाले अरशद नदीम, हाँ जी, तो हाँ जी। आपके वो भी बड़ी खबरें वायरल हुई कि जी उनको आपका शौहर बना दिया गया, आपको हुँ, उनकी बीवी बना दिया गया। ये हाँ सब जी, हुआ बिल्कुल। क्या था? कुछ भी नहीं, अबरार के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इब्रारुल हक के घर? अबरारुल हक के घर। ठीक है। अब अबरार से जो है हमारे फैमिली टर्म्स हैं और साल हा साल से हैं। अच्छा ख़ैर, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद ना मैंने इसरार भाई को कहा, मैंने कहा मुझे अंदर आना है और अरशद नदीम से बातचीत उन्होंने करनी मेरे है। ख्याल अरशद नदीम साहब को बुलाया हुआ था, उनके एजाज़ में डिनर था और इनाम डिनर वगैरह था, देना था। इनाम, हाँ जी, ठीक है। उन्होंने कुछ वो देना था। अच्छा ख़ैर, मीडिया के सारे मामलात ख़त्म हो गए, मैं अंदर चली गई, वहाँ अरशद नदीम बैठे हुए थे। तो पता नहीं मैंने किसको कहा था पिक्चर्स बना दे, उन्होंने बनाई। अच्छा एक पिक्चर में अबरार, मैं, अरशद नदीम, मेरे बच्चे हैं। एक पिक्चर में मैं और अरशद नदीम है, एक पिक्चर में मेरे बच्चे और अरशद नदीम और इब्रार, ठीक है। ठीक है। अब ये था कि आई वाज़ वेयरिंग स्लीवलेस, तो क्या कहते हैं, मैंने देखा कि अच्छा पिक्चर्स मैं आई हूँ, लगा के मैं सो गई हूँ। सुबह मैं उठी हूँ 2-4 जगहों पर मैंने देखा है कि मुझे कहा जा रहा है मैं अरशद नदीम की बीवी हूँ। मेंशन किया जा रहा है फेसबुक हाँ, इधर-उधर। ठीक अच्छा है। मैंने ना उसको नोटिस नहीं किया, मैंने कहा ऐसे लोगों को ना वो आदत है। शाम हो होते तक जो था ना, इतना बड़ा वो स्कैंडल बन गया कि जी पहले बुर्का लेती थी, अब नंगी होके बैठ गई है। जैसे अरशद हाँ नदीम जी, चैंपियन बना है, हाँ, जीत के आया है, तो कपड़े, बीवी देखो कैसी हाँ, हो गई कपड़े है। उतरते गए और अब देखें ऐसे लफ्ज़ जो मेरे लिए इस्तेमाल हुए वो मैं बता रही ठीक। हूँ, नंगी होकर बैठ गई और ये वो इस तरह करके। अच्छा ये 2-4 दिन तो इस तरह कि मैं तो परेशान होकर कि रह ये गई। क्या हो गया? इतनी, हाँ, इतनी नेगेटिव कैंपेन चली मेरे हवाले से। तो फिर ये हुआ कि मैं एफआईए गई।
और एफआईए गई और जो लोग ये चीज़ें कर रहे थे मेनली मतलब तो जो क्या वैसे इसमें इन्वॉल्व थे। अच्छा फिर कुछ हुआ उसका? हाँ, बिल्कुल उन्होंने 2 कौन लोगों लोग थे? को, एक तो कोई पता नहीं फैसलाबाद के करीब कोई तो वो था। क्यों कह रहा था ये सब कुछ? वो कहता है कि जी अपना सोशल मीडिया चलाने के लिए मैंने ऐसा किया। हाँ, पैसे कमा डॉलर? हाँ जी, दूसरे ने भी ऐसा किया। कितनी की वीडियो चली थी इनकी? वो तो मिलियंस में चली गई थी उसकी। अच्छा, हाँ। तो सिर्फ वो कह रहा है कि मुझे कोई टॉपिक नहीं मिला, अच्छा मैंने कहा वो यही कर लो। हाँ जी, यही कर लो। फिर एफआईए ने विदिन 24 आवर्स जो था ना उनके एड्रेस वगैरह ले लिए, उनको नोटिस भी भेज दिया। वो लड़का आया, मुझे भी बुलवाया गया। आप यकीन करें वो मेरे पाँव में गिर गया लड़का। वो लड़का लड़का जो कह रहा था ये देखो अर्शद नदीम की हाँ, ये बीवी है, बीवी ये है, है, वो है। कपड़े उतार दिए, हम्म। ये हो गया, वो हो गया, इस तरह ना सिर्फ स्लीवलेस के ऊपर, ठीक है? मेरे पाँव में गिर गया वो, कहने लगा मुझे माफ़ कर दे, मेरे छोटे-छोटे 2 बच्चे, मैं उनकी कसम खा के कहता हूँ आइंदा कभी ऐसे नहीं होगा। वो बस सोशल मीडिया चलाने के लिए जो था मुझे लगा कि लोग भी बात कर रहे थे, मैंने भी वीडियो बना दी और ये वो इस तरह करके ना, मैंने कहा तुम्हारी वजह से मुझे कितनी ज़िल्लत उठानी पड़ी है। तो उसने कहा मेरे छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं, आप एक काम करें, आप मेरा पेज बंद कर दें, करवा दें ना। तो फिर मेरा दिल थोड़ा-सा, ज़ाहिर है मैं भी बच्चों की माँ हूँ, मैंने उससे कहा, मैंने कहा जाओ तुम। फिर वो दूसरा भी एक कोई बंदा था, तो उसने भी जो है वो इसी तरह से, अब आपने मैं माफ कर क्या दिया? मैं क्या करती अब? लेकिन ज़ाहिर वो फिर पोस्ट वगैरह रिमूव हुई? बिल्कुल हुई। वो फिर एफआईए ने करवा दी? जी, बिल्कुल। नहीं, वो हर जगह से होगी? कोई मेरा ऐसा सिस्टम ख़्याल है है मेरा हमारे एफआईए के पास कि वो हर मेरा जगह से करवा ख़्याल है सके? कि हर जगह से तो शायद ना हुई हों, लेकिन हाँ। जहाँ-जहाँ पे वो करवा सकते थे उन्होंने वैसे करवाई ये थी। देखें ना, आप सहाफ़ी हैं, खुद आप विक्टिम हो गई हुँ। और वो भी एक झूठा प्रोपेगेंडा मेरे जिसमें खिलाफ कोई एक प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुँची, लेकिन हुँ, मैं आपको ये, चूँकि आपने मुझे ये शुरू में कहा कि भी मैं बात करती हूँ, लोग चला नहीं सकते, तो हम चलाएँगे, ये आपकी इजाज़त से चीज़ें चल रही हुँ, हैं। तो इंशाल्लाह आपको फिर भी हम ज़हमत हुँ। देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री पे बहरहाल आपकी एक बड़ी कमाल दस्तरस है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत शुक्रिया वक्त आपका। दिया। हुँ। कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।